गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कंपैरिजन मेंबर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड पैटर्न। ये आपका लेक्चर नंबर 5 होगा जो कि रिलेटेड है कंपैरिजन मेंबर से। इसमें हम लोग पैटर्न के डिजाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, इससे कन्वेंशनल क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई में बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं। लेकिन लेसन की अगर बात करें, जो पिछला लेक्चर था आपका, उसमें आपका सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डील करते हैं कि पैटर्न होता क्या है, देखने में कैसा लगता है, कैसे इसको जज करते हैं, इसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पैटर्न कॉलम। तो देखो पैटर्न कॉलम का क्या मतलब होता है, इसको सबसे पहले ये कहते हैं दिस इज कॉल्ड बिल्ट अप सेक्शन। बिल्ट अप सेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मैं दो कॉलम को किसी एंगल सेक्शन से, किसी फ्लैट सेक्शन से, किसी अदर सेक्शन से अगर जोड़ देते हैं, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। अब कैसे होता है, जैसे समझ लो कि इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा व्हाट इज द पैटर्न। पैटर्न का मतलब ये होता है कि दिस इज द कॉलम, फ्रेंड्स दिस इज द कॉलम, ये आपका कॉलम है, दिस इज द कॉलम, ये है आपका कॉलम, दिस इज द कॉलम, दिस इज द कॉलम और दिस इज द कॉलम। ये कॉलम है वर्टिकली, ठीक है। अब इस कॉलम वर्टिकली कॉलम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा कि जो हॉरिजॉन्टल मेंबर हैं ये जो आपने लगा रखे हैं, दिस इज द कॉल्ड पैटर्न। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है दिस इज कॉल्ड पैटर्न। अगर आप लेसिंग से कंपैरिजन करोगे तो लेसिंग में यही मेंबर इंक्लाइंड थे। कैसे थे? इंक्लाइंड थे। तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न। तो दिस इज कॉल्ड पैटर्न। पैटर्न इज आल्सो मेथड ऑफ कनेक्टिंग एलिमेंट अब बिल्ट अप कॉलम। बिल्ट अप कॉलम का मतलब क्या हो गया? बिल्ट अप, बना दिया, दो कॉलम को जोड़ करके इससे कनेक्ट करा दिया, दिस इज कॉल्ड बिल्ट अप कॉलम या बिल्ट अप सेक्शन भी बोल सकते हो, इस तरीके से इसका नाम पड़ता है। तो बिल्ट अप सेक्शन क्यों बनाते हो? बिल्ट अप सेक्शन इसलिए बनाते हो ताकि उनका जो बिहेवियर है वो यूनिफॉर्म हो, आपस में यूनिटी बन के रहे, दिस इज कॉल्ड बिल्ट अप सेक्शन। तो लेसिंग और जो बैटनिंग है, दोनों प्रोसेस जो होते हैं आपके, दिस इज कॉल्ड बिल्ट अप सेक्शन, और इनकी डिजाइनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चल नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। पैटर्न मेंबर्स आर डिजाइन्ड एज फ्रेम। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अगर आप लेसिंग को जाओगे, दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा क्या कि पैटर्न इज आल्सो मेथड, आप तो समझ में आ गया। पैटर्न मेंबर्स आर डिजाइन्ड एज अ फ्रेम मेंबर। अब ये फ्रेम्ड मेंबर क्या होता है? जब आपको मैं सबसे पहला लेक्चर कंपैरिजन का ले रहा था तो वहां पे मैंने समझाया था कि व्हाट इज द फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? जिसमें आपका शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट आता है, दिस इज कॉल्ड फ्रेम स्ट्रक्चर। ट्रस स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसमें सिर्फ टेंशन और कंप्रेशन आता है, बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो। तो यहां पे जो डिजाइन करना है इस पैटर्न की, दिस इज मेंबर्स आर डिजाइंड एज फ्रेम्ड मेंबर। मतलब इनके जो मेंबर हैं इनको जब डिजाइन करना है तो इसमें आपको बेंडिंग मोमेंट भी डिजाइन करना पड़ेगा, आपको शियर फोर्स भी डिजाइन करना पड़ेगा। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया, ऐसा क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, ठीक है। तो फ्रेम्ड मेंबर्स का मतलब होता है दे आर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स, इनमें शियर फोर्स रहता है एंड बेंडिंग मूवमेंट भी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, द मिनिमम नंबर ऑफ बैटन्स इक्वल टू 4। मतलब इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बैटन जो होने चाहिए वो 4 होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 बनाए, जगह कम पड़ रही थी। इसके नीचे भी एक बना सकते हो आप समझने के लिए। सपोज दैट दिस इज द बैटन, एक नीचे बना देना बस थोड़ी थिकनेस का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो बैटन है ना वो आपके मिनिमम 4 रखे जाते हैं। इससे कम में कोड अलाउ नहीं करता है कि भाई इससे आप मतलब 3 बनाने से स्ट्रेंथ नहीं आ पाती है। तो मिनिमम है 4, इसके बाद 4 से आप ऊपर भी जा सकते हो, 5, 6, 7, 8। तो ये वाले जो मेंबर दिखाई पड़ रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 4, ठीक है। 4 कैसे? एक नीचे वाला है, एक तो ये बताया, एक 2, 3 और एक 4 नीचे वाला, ठीक है। जगह कम थी इसलिए मैंने उसको समझाया। चल नेक्स्ट बात करते हैं। सो दैट द कॉलम इज डिवाइडेड इनटू मिनिमम नंबर ऑफ बेज। बेज का मतलब होता है जो खाने आपको खाली दिखाई पड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेज। बेज का मतलब होता है दिस इज द बेस। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया 2, और तीसरा हो जाएगा इसके बीच में जो नीचे वाला बटन आपका लगा रखा है। यहाँ पे समझ लेना कुछ ऐसे करके लगा रखा है। आप बाद में नीचे अगर आपके पास जगह हो पेज में तो आप वैसे ही जैसे सी स्पेसिंग पे मैंने बनाया उतनी ही स्पेसिंग पे एक नया बैटन नीचे भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिंग कम थी इसीलिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब 4 होंगे तो उसमें नंबर ऑफ जो बेस निकल के आएंगे वो 3 निकल के आएंगे। मतलब फार्मूला क्या हो गया कि अगर आपके पास यहाँ पे बैटन 4 हैं तो नंबर ऑफ जो बेस है, नंबर ऑफ बेस इज इक्वल टू दिस इज कैपिटल N नंबर ऑफ
जो बैटन होगा नंबर ऑफ बैटन -1, ये फार्मूला निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे निकल के कैसे आएगा, दिस इज द 4 - 1, दिस इज द 3, ये हो जाता है आपका। तो सिंपली अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मिल सकता है आपको IAS या SSC JEE में, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, if the battens are provided then effective length of column is increased by 10%. this is the very important objective question। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बैटन में जो कैलकुलेशन हमारा होता है, ये कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, ये कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जब आप कॉलम की L इफेक्टिव निकालोगे तो वहां पे आपको 10% इंक्रीज करना होगा, किसमें, आपने इस कॉलम की लेंथ में। ऐसा क्यों किया जाता है उसका मैं रीजन बताऊंगा, क्योंकि कल मैं नहीं बता पाया था, इसका रीजन मेरे दिमाग से एकदम से मिस हो गया। मैं लेसिंग का भी क्लियर कर दूंगा और इसको भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, इफ बैटन्स आर प्रोवाइडेड देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय 10%। मतलब सपोज दैट कि ये लेंथ कॉलम की यहां से लेकर के सपोज दैट L है, मान लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है यहां से लेकर के इसकी लेंथ मान लेते हैं L है। अब इसको आपने क्या करना है, अपने कैलकुलेशन में फॉर सेफ्टी के लिए 10% लेंथ को बढ़ा के आपको रखना है। अब ये क्यों बढ़ाते हैं उसका रीजन समझो। इन आवर कैलकुलेशन, तो 10% याद रखना फ्रेंड्स, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन लेसिंग में कितना परसेंट रखा था, 5% रखा था। लेसिंग में कितना रखा था, 5%। अब इसमें 10% क्यों रखा, उसमें 5% क्यों रखा। अब खतरा देखना पड़ेगा किसमें ज़्यादा डेंजर, किसमें ज़्यादा है, कहाँ पे शियर डिफॉर्मेशन, कहाँ पे शियर फोर्स ज़्यादा आता है, वहाँ पे लेंथ आपको बढ़ानी पड़ेगी। लेंथ जब ज़्यादा बढ़ा के कैलकुलेशन करोगे तो आपका सेक्शन उतना ही मजबूत निकल के आएगा, क्योंकि आप हो डिज़ाइनर, तो आप जितना ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट करके लेके आओगे उसी हिसाब से आपको क्रॉस सेक्शन को भी लेना पड़ता है। चलो अब बात कर लेते हैं, तो 10% इन आवर कैलकुलेशन। अब ऐसा क्यों करते हैं, टू टेक केयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स। चक्कर ये होता है कि जब हम यहाँ पे बैटन के केस में इसलिए हम लोग कर देते हैं 10% लेंथ बढ़ा देते हैं, इसलिए क्योंकि जैसे इनमें आपका शियर फोर्स आएगा, इस बैटन में शियर फोर्स आएगा, या इस बैटन में बेंडिंग मोमेंट आएगा, या इसमें शियर डिफॉर्मेशन आएगा, तो दैट इफेक्ट टेक केयर। तो टेक केयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स, दिस इज शियर फोर्स एंड शियर डिफॉर्मेशन। अब ये लॉन्गिट्यूडनल शियर क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन क्या होता है, डायग्राम से समझो। ये मेंबर है, ये मेंबर मान लिया ऊपर नीचे अगर थोड़ा भी गया तो इसका फर्क क्या आएगा, इन रिविट्स पे, बोल्ट पे और कॉलम की लेंथ पे फर्क पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका ये बैटन जो है इस कॉलम पे अटैच होगा, इस कॉलम के साथ जब अटैच होगा तो इस पे जैसे ही लोड आएगा तो इसमें शियर डिफॉर्मेशन आपके किस में आएगा, ये है कॉलम आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो वही बात लिखी गई है, तो टेक केयर लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स एंड शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट। तो शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट को यहाँ पे क्या है, इससे होता क्या है कि जिसमें शियर डिफॉर्मेशन कॉलम में ज़्यादा आ जाता है, अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेंथ आप ज़्यादा कंसीडर कर लो, मान लो इसकी लेंथ L है, अगर मैं इसको 10% बढ़ा दूंगा तो इसकी लेंथ यहाँ हो जाएगी, तो आपका जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा अपने कैलकुलेशन में। आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो थोड़ा हाइयर निकल के आएगा, और हाइयर वैल्यू के लिए हम क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा मजबूत बनाते हैं। इसलिए इस केस में आपका देखो वहां पे मेंबर इंक्लाइंड था, लेसिंग में ध्यान दीजिए, लेसिंग में जो मेंबर था वो इंक्लाइंड था तो उसमें फोर्सेस कम आते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंबर क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे फोर्सेस ज़्यादा आते हैं। जब फोर्सेस यहाँ पे ज़्यादा आते हैं तो इस कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल में शियर डिफॉर्मेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जब शियर डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो लेंथ आप थोड़ा सा क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो 10% हमने इंक्रीज कर दिया। तो आपको मैंने रीज़न भी बता दिया कि 10% क्यों लेते हैं, 5% क्यों लेते हैं। ओके, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिमाग में एकदम से आएगा तो आराम से करके चले आओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन कंपेयर्ड विद द लेसिंग मेंबर, बैटन मेंबर विल बी एक्सर्ट मोर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे मोर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आता है, किसमें, बैटन के केस में। ये जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स दिख रहा है ना, ऐसे समझ लो, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। ये लेंथ के अलॉन्ग जो फोर्स आएगा, एफ की मैं बात कर रहा हूँ, इस केस में मोर आता है। मतलब यहाँ पे मैं बात बोल सकता हूँ कि जो लॉन्गिट्यूडनल एफ फोर्स है, ये ब्रैकेट में लिखूँ, एफ बैटन इज ग्रेटर देन, एफ बैटन इज ग्रेटर देन एफ लेसिंग। ये बात थोड़ा सा आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब ये शियर है, एफ जो है यहाँ पे शियर है, जो कि आपका इसके केस में थोड़ा सा ज़्यादा आता है। तो वही कह रहे हैं कि द ऑन द कॉलम सो एल इफेक्टिव इज इंक्रीज बाई 10%, बट इन लेसिंग एल इफेक्टिव इंक्रीज बाई 5%। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। आप पेपर खोल के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको IAS,
गेट, हर परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इनके डिजाइन कंसिडरेशन के बारे में। ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं। पहला जो क्राइटेरिया है, दिस इज द स्लेंडरनेस रेशियो। इसकी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्राइटेरिया स्लेंडरनेस रेशियो फॉर बैटन कॉलम। तो ये पहले हम बात कर लेते हैं। तो लैम्डा नॉट डिफाइन किया ओरिजिनल कॉलम के लिए जब हमने 10% लेंथ को इंक्रीज नहीं किया, तो लेमडा नॉट लिख सकते हैं, एल अपान आर मिनिमम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें लेमडा जो चेंज होके आएगा उसकी लेंथ में हम कितना 10% इंक्रीज कर देंगे। तो 10% इंक्रीज करोगे तो ओरिजिनल लेंथ का कितना, ये जो कॉलम की लेंथ है इसका कितना 10%, तो 10% निकालोगे तो 1.1 है एल अपान आर मिनिमम। अब यहाँ पे 1.1 बाहर ले लो, एल अपान आर मिनिमम की वैल्यू क्या है, लेमडा नॉट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेमडा नॉट। तो आपको एग्जाम में दो फॉर्म में पूछ सकता है, कैसे? एक तो ये पूछ सकता है कि आपका सिलेंडरनेस रेशियो 10% इंक्रीज कर जाए या फिर उसकी लेंथ क्या हो जाए 10% इंक्रीज कर जाए। तो दोनों ही बातें एकदम से क्या है, सेम है। तो इस चीज का एग्जाम में ध्यान देना है, या तो लेंथ बोलेगा या तो स्लेंडरनेस रेशियो बोलेगा। और ध्यान है ये जो लेमडा की मैं बात कर रहा हूं स्लेंडरनेस रेशियो, ये होल कॉलम की बात कर रहा हूं, ये आपका किसी लेसिंग बार की बात नहीं कर रहा हूं। तो ये कॉलम की बात हो रही, मतलब कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो होगा वो आपका कितना बढ़ जाएगा 10% यहाँ पे, और 5% कहाँ पे बढ़ जाएगा, लेसिंग के केस में। तो मैंने लेसिंग के केस में भी बताया था कि ये वैल्यू कितनी होती है 1.05। तो कितनी होती है लेसिंग के केस में, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पे लेसिंग का भी लिख देता हूँ, लेसिंग का भी लिख देता हूँ, लेमडा इजकल टू 1.05 लेमडा नॉट। देखिए मैं दोनों को डिफरेंशिएट करके पढ़ रहा हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। चल नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक फॉर द लोकल बकलिंग ऑफ कंपोनेंट। अब ये लोकल बकलिंग क्या होती है और होल बकलिंग क्या होती है? भाई लोकल बकलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मेंबर, ये दो मेंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि बैटन लगाए गए हैं, अगर मेंबर की बकलिंग यहीं पे होती है, दिस इज कॉल्ड लोकल बकलिंग। अब जैसे कहते नहीं है कि भाई आप लोकल आदमी हो कि बाहर के आदमी हो, लोकल का मतलब होता है क्षेत्रीय, अपने ही क्षेत्र में बकल हो जाना, दिस इज कॉल्ड लोकल। जैसे आप कहते हो ना लोकल कॉल कर रहे हो यार, स्टडी कॉल कर रहे हो। लोकल कॉल का मतलब क्या होता है कि आप आसपास ही कहीं कॉल कर रहे हो या किसी फ्रेंड से मिलते हो, यार लोकल हो कि बाहरी हो। तो लोकल का मतलब है कि आप उसी मोहल्ले के हो। इसका मतलब यहाँ पे भी हो जाता है कि आप इसी क्षेत्र के आदमी हो। तो लोकल का मतलब यहाँ पे होता है कि लोकल बकलिंग का मतलब यह हुआ कि सपोज दैट कि लोड इस पे अगर आता है तो देयर में भी चांस कि मेंबर हो सकता है कि मैं इसको इधर दिखा रहा हूं, ऐसे कुछ बकल कर जाए, कुछ ऐसे करके, ये दोनों बैटन को मैं दिखा रहा हूं, कुछ ऐसे बकल कर जाए। ठीक है, दिस इज द बैट। तो आप देखोगे ये जो मेंबर है कुछ ऐसे बकल कर गया, ये मेंबर जो है कुछ ऐसे बकल कर गया, तो दिस इज कॉल्ड लोकल बकलिंग। ये इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। जब मेंस में क्वेश्चन आता है चेक करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, आपको आर मिनिमम दे देगा और आपको सी वैल्यू निकलवा लेगा। तो कैसे निकालोगे, ये 50 आपको पता होना चाहिए। इक्वल टू आप 50 भी लिख सकते हो, नॉट ग्रेटर देन 50 लिखा हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो, 50 ले सकते हो। तो दिस वैल्यू इज 50, तो सी की वैल्यू निकाल लोगे कितना 50 इंटू आर मिनिमम। 1 क्यों लिखा है यहाँ पे, आपके पास 2 एंगल सेक्शन होंगे, 2 चैनल सेक्शन होंगे, लेकिन वहां पे ध्यान देना है कि जो आर मिनिमम लेना होता है तो उसकी प्रॉपर्टी आपको कोड ने दे रखा होता है। या तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि आर मिनिमम क्या है, एंगल सेक्शन होगा तो उसका आर मिनिमम दिया होगा, चैनल सेक्शन होगा तो उसका आर मिनिमम दिया होगा, तो सारे सेक्शन का आर मिनिमम आपको बता देगा। आर मिनिमम ध्यान रहे 1 का रखना है, मतलब 2 एंगल सेक्शन लिए होंगे, 2 का नहीं रखना है, सिंगल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आर मिनिमम किसका रखोगे, सिंगल रखोगे। और ये वैल्यू ना ही 50 से ज्यादा होनी चाहिए ये रेशियो, और ना ही 0.7 इंटू लेमडा होल कॉलम। अभी लेमडा होल कॉलम क्या हो जाएगा, वो यहाँ से निकलेगा लेमडा होल कॉलम। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जो वैल्यू निकल के आपकी आ जाए उसी से सॉल्व करना होगा। तो ये क्राइटेरिया है आपका लोकल बकलिंग का। अब फ्रेंड्स इसमें कुछ पैरामीटर हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखो भाई यहाँ पे ये आपको मैंने रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। इस रिप्रेजेंटेशन में कैसे आपको चीज़ों को सीखना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके कुछ पैरामीटर हैं, उस पैरामीटर को मैं समझा भी देता हूँ और लिखा भी देता हूँ।
देखिए क्या है, ये इंटरमीडिएट बैटन है क्योंकि ये बीच में है, और ये एंड बैटन है क्योंकि आखिरी लेंथ पे है, आखिरी एकदम छोर पे है। जब आखिरी छोर पे कोई चीज़ होती है उसे बोलते हैं एंड बैटन, और जो चीज़ बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बैटन। चल अब बात कर लेते हैं इसके कुछ पैरामीटर हैं। जैसे ये क्या है, इसकी जो इंटरमीडिएट डिस्टेंस है किसके बीच में, इफेक्टिव डेप्थ है, ये ओवरऑल डेप्थ है, ये भी ओवरऑल एंड डिस्टेंस है। दिस इज द मतलब इसकी जो एंड डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ये ओवरऑल है, ये इफेक्टिव है। तो इस तरीके से पैरामीटर्स आते हैं। ये क्या है, सी क्या था, जो ये सी मैं दिखा रहा था वो सी है इसके बीच में, देखो सी इसके बीच में। अगर आप इनकी लेंथ बढ़ाते चले जाओ, ध्यान से सुनिएगा, आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो, जो घरों में सीढ़ी बनाते हो प्रैक्टिकली देखना, बैटन ऐसे कुछ दिखाई देता है। एक पैर आप इस पे रखते हो, एक पैर आप इस पे रखते हो, एक पैर इस पे रखते हो, ऊपर चढ़ जाते हो। अगर मैं इनके बीच में जो पैर के बीच में जो गैपिंग है इसको अगर बढ़ा दूं जिस पे आप पैर रखते हो, तो आप देखोगे इसके बीच की बकलिंग हो जाएगी, और वही बकलिंग ये दिखाता है सी बाई आर मिनिमम। सी बढ़ाते चले जाओगे, क्योंकि सी कब बढ़ेगा, सी तभी बढ़ेगा जब इनके बीच में स्पेसिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सी यही डिफाइन करता है कि भाई लोकल बकलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। तो घरों में भी देखा होगा, सीढ़ियों में प्रॉपर केयर रखते हैं इसकी, एक यहाँ पे आप प्रोवाइड करते हो, फिर यहाँ पे ऐसा नहीं करते हो कि एक यहाँ प्रोवाइड किया फिर एक जाके बीच में। पहली बात तो चढ़ नहीं पाओगे, दूसरी बात बकलिंग हो सकता है, इसलिए चीज़ों का ध्यान रखना जाता है। तो बैटन एक तरीके का सबसे अच्छा एग्जाम्पल घरों में सीढ़ी देख सकते हो। लेसिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टावर वगैरह देख सकते हो, जो बिजली टावर या कह सकते हो जो मोबाइल टावर होते हैं वो सब बनाए जाते हैं, तो उसमें आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो आप इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे का कुछ चीज़ें हैं, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मुश्किल से 5-6 सेकेंड में आप इसको ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे हम लोग बात करेंगे, इसके कुछ और पैरामीटर हैं। इसी डायग्राम को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलो आगे के पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो आगे के पैरामीटर जो हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। चल अब क्या है उसके बारे में यहाँ पे डील कर लेते हैं। आगे के कुछ पैरामीटर हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा। दोनों में देखो आपको डिफ्रेंशिएट करना अगर आ जाएगा तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस लेसिंग और बैटन में डिफरेंस समझ लो, उसको याद करना आसान हो जाएगा। एंगल कितना बताया था फ्रेंड्स, मैं बार बार रिकॉल करूँगा डेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एंगल कितना था वर्टिकल से, 40 से 70। चलो उसके बाद आप बताओ उसकी जो विड्थ हम ले रहे थे फ्लैट सेक्शन की, जो हम बनाते हैं लेसिंग में, उसकी कितनी थी, 3 टाइम नॉमिनल डाया था। चलो उसके बाद बताओ कि जो थिकनेस होनी चाहिए फ्लैट सेक्शन की, जो लेसिंग फ्लैट सेक्शन होता है, सिंगल में कितना था, L इफेक्टिव अपान 40 था, और डबल लेसिंग में कितना था, L अपान 60 था। तो इस तरीके से याद हो गया आपको। उसके बाद और क्या लेते थे, सिलेंडरनेस रेशियो कितना लेते थे फ्रेंड्स, सिलेंडरनेस रेशियो हम लोग लेते थे 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ लेसिंग। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट हो जाते हैं। लेंथ कितना परसेंट इंक्रीज किया था, 5%। तो हम याद भी करते रहेंगे अपने डेटा को, एक बार रिकॉल भी करते रहेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, मैं अगला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसी से रिलेटेड है। जो पैरामीटर हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पहला है जैसे कि यहाँ पे DE, DI, क्या है ये पैरामीटर, इनके बारे में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये पैरामीटर हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंड एंड इंटरमीडिएट बैटन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए आपको कोडल प्रोविजन याद है, अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पे कौन डिस्टेंस कंसीडर की जा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोडल प्रोविजन रटे घूम रहे हो एकदम, ठीक है, क्वेश्चन आया नहीं लगा पाओगे, क्यों, जब तक आपको क्लियरिटी नहीं रहेगी पैरामीटर कहाँ से कहाँ लिया जा रहा है, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। तो दिस इज कॉल्ड DE, DI। DE का मतलब इंड है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे इंड डिस्टेंस लिख दिया। तो दिस इज इफेक्टिव इंड डिस्टेंस। जैसे आप इफेक्टिव डायमीटर पढ़ते हो वैसे इफेक्टिव डेप्थ रहता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, आपको इंड डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, DE, DI।
अब ये कैपिटल डी क्यों लिखा गया? अब कैपिटल डी का मतलब होता है ओवरऑल डेप्थ होता है। क्या होता है? ओवरऑल डेप्थ होता है। जैसे आप आरसीसी पढ़ोगे, एक इफेक्टिव डेप्थ पढ़ते थे, एक ओवरऑल डेप्थ पढ़ते थे। कैसे पढ़ते थे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, देखो समझो। ये है आरसीसी क्रॉस सेक्शन, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ज़्यादा आरसीसी मुझे नहीं आती अभी, जब डील करेंगे तब देखा जाएगा, ठीक है। आरसीसी को जब डील करेंगे तो इससे बेहतरीन तरीके से डील करेंगे, आरसी स्टील से और अच्छा तरीके से उसको पढ़ाएंगे। ये होता था इफेक्टिव डेप्थ और ये होता था ओवरऑल डेप्थ, होता था कि नहीं? तो दिस इज कॉल्ड ओवरऑल। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी तो कंसीडर की जा रही है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग एक तरफ यहाँ पे टेंशन में रखते हैं, ये न्यूट्रल एक्सेस हो जाती थी, और यहाँ पे एक साइड आपने टेंशन रेनफोर्समेंट देते थे सिंपली सपोर्टेड बीम में। तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो क्या हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटर टू सेंटर ले रहे हैं, यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो इफेक्टिव तभी कंसिडर होगा जब आपका जो भी आपका बोल्ट प्रोवाइड किए होंगे या आपका रेनफोर्समेंट होगा, ये रेनफोर्समेंट रहता है, इसी के सेंटर से डिस्टेंस कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस इज द डी एंड डी आई, दिस इज द टोटल डेप्थ ऑफ क्या लिखा है? ई है, तो इसका मतलब हो गया एंड एंड इंटरमीडिएट बैटन, ठीक है, इंटरमीडिएट बैटन, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। चलो नाम में लिखा है, अब आराम से कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। चलो भाई डी कैसे निकालोगे उसको देखते हैं। तो डी निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप बता दो, इसको मैं जूम करके बना देता हूँ तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कैसे? मैं इसको इसी चीज़ को थोड़ा सा डायग्राम में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं इंड एकदम से ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए इसको डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है तो ये छोटा ही, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ, ठीक है। ये है आपका बैटन, दिस इज द बैटन, और इसमें हमने क्या कर दिया, ये लगा दिया आपका 1 2, फिर मैंने कितना लगा दिया 3, ठीक। ये डॉट डॉट मैंने बना दिया, बस समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। ये है आपका दिस इज द सेंटर टू सेंटर, दिस इज कॉल्ड डी इंड। क्या है? डी इंड है, ओके। अब देखो फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या है? ओवरऑल निकालना है, तो दिस इज ओवरऑल, तो इसको आप लिखोगे डी ई, दिस इज द ओवरऑल, ठीक। अब आप बता दो कि ये क्या है? दिस इज द इंड डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड ई, ये भी क्या है? दिस इज कॉल्ड इंड डिस्टेंस, दिस इज ई। आप जैसे यहाँ पे डिनोट कर रहे हो वैसे आप यहाँ पे भी डिनोट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड ई, दिस इज कॉल्ड ई। सेम रहेगा, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ, जितना यहाँ उतना। अब आप बता दो, ये इंड डिस्टेंस तो आप पढ़ चुके हो पहले से, कितना लेते थे? इंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, सब कुछ पढ़ा है ना, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप रख सकते हो। तो आपने पढ़ा था ना 1.5 करके, वो यहाँ पे पुटअप हो जाती है। तो डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? डी ई प्लस 2 टाइम ई, तो दिस इज डी ई प्लस 2 टाइम ई, इसको जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ओवरऑल मिल जाएगा। तो ये सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में पिक्चर कि ऐसा हो क्यों रहा है। चलो इसी प्रकार से डी आई लिख सकते हैं, ओवरऑल इंड डिस्टेंस कैसे आएगी? दिस इज द डी आई प्लस, यहाँ पे भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि सब में क्या कर सकते हो, यहाँ पे चीज़ें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी। तो फर्दर आप इसको लिख सकते हो, क्लियर। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हो सकती है। या जनरल फार्मूला की बात करें तो डी इजकल टू क्या लिखोगे? डी प्लस 2e। अगर एंड होगा तो यहाँ पे ई लिख दोगे, अगर आपका एज होगा इंटरमीडिएट होगा तो डी आई कर दोगे। तो ये आपका जनरल फार्मूला, रटना नहीं है, डायग्राम से समझ लेना है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए कि अगला पॉइंट क्या होगा, कुछ और कोडल प्रोविजन है उनको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया कि ये सेम एज लेसिंग बैटन ऑन अपोजिट साइड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ पे जो बैटनिंग बनाई जाती है, जैसा आपको सामने से दिख रहा है ना, ऐसा इसके पीछे भी होता है। तो इसे क्या बोलते हैं? मिरर इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर इमेज। तो क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए कोशिश ये करते हैं जैसा स्ट्रक्चर सामने हो वैसा पीछे भी हो, ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो सके? सिंप्लीफाई हो सके। नहीं तो भाई पता चला एक यहाँ लगाए हो और एक पीछे जाके कहीं दूसरे स्पेसिंग पे लगा दिए हो, तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा और आपका स्ट्रेंथ भी कम आएगी। इस वजह से ध्यान रखा जाता है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट आपका है, अगला पॉइंट ये है, अभी तक मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए, 2 पॉइंट के बाद में मेरा थर्ड पॉइंट टू बी डिस्कस, तीसरा पॉइंट हो जाता है
थर्ड पॉइंट है विथ ऑफ बैटन, विथ ऑफ बैटन, जो बैटन आपने बनाया ना उसकी विथ कितना लियो, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो विथ ऑफ बैटन, अब ये विथ कैसे निकलेगी आपको क्रॉस सेक्शन में दिखा रहा हूँ कि इसमें हमको निकालना क्या है, विथ ऑफ बैटन। तो यहाँ पे विथ ऑफ बैटन में हम जाते हैं, पहला है आपका फॉर इंटरमीडिएट बैटन, पहला केस आएगा, पहला केस है फॉर इंटरमीडिएट बैटन, बीच में जो लगा होगा उसको क्या बोलोगे, इंटरमीडिएट बैटन, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो आपका ये वाला जो बैटन दिखाई पड़ रहा ना, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक आपका एंगल्स वो चैनल सेक्शन बनाता हूं ताकि आपको डायग्राम में क्लैरिटी आ जाए। दिस इज द चैनल सेक्शन, दिस इज द चैनल सेक्शन। ये वैसे ही बनेगा जैसे आप पढ़ते आ रहे हो चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन मैंने पढ़ाया भी था शुरुआती क्लास में, मैंने क्या बताया था कि सारे क्रॉस सेक्शन का यूज आपका इसमें सिविल इंजीनियरिंग में होने वाला है, ठीक है। ये डायमेंशन लगभग कुछ ऐसे ही सेम रहेगी, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बैटन, ठीक है। चल ऐसे ही इधर भी आप रख दोगे सेम क्राइटेरिया, दिस इज द, ठीक है। तो दिस इज द बैटन, दिस इज द बैटन, ये है चैनल सेक्शन, दिस इज द चैनल सेक्शन, दिस इज द चैनल सेक्शन। इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। लगभग सिमिलरिटी होनी चाहिए, मैंने थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर कर दिया है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। सेम डायग्राम, चलो ये आपको सिमिलरिटी कुछ दिख रही होगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो फ्रेंड्स, ये जो एक्सेस होती है दिस इज कॉल्ड आई, दिस इज एक्स एक्सेस, ठीक। जो इस क्रॉस सेक्शन का जो एक्सेस होगा, ये क्रॉस सेक्शन का जो वाई वाई एक्सेस होगा, क्योंकि इसका सीजी कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे, तो दिस इज कॉल्ड वाई वाई, दिस इज कॉल्ड वाई वाई, ठीक। चलो अब हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, इसने जो मेंशन किया है, ये जो है क्लियर स्पेसिंग एस है, जो मेंशन किया गया है, दिस इज द कैपिटल एस। और इसका भी जो वाई वाई एक्सेस आएगा वो सेम फिर से यहाँ पे ही आएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल लिए हैं, इसलिए दोनों के केस में जो आपका वाई वाई एक्सेस होगा वो यही लाई करेगा। ये मैंने वाई वाई एक्सेस किसकी बनाई, इस क्रॉस सेक्शन की बनाई। जो आपने ये चैनल सेक्शन लिया ना, उसका वाई वाई एक्सेस होगा, ये होगा आपका सी जी इसका। लेकिन ओवरऑल की बात करोगे तो वो यहाँ पे आएगा, तो उसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझाने के लिए वाई वाई इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी वाई वाई एक्सेस हो जाएगा, बस समझाने के लिए चीज़ों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वाई वाई। चलो अब फ्रेंड्स आप बताओ कि जो सी वाई डिस्टेंस होती है, आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, दिस इज द डिस्टेंस, इसको बोलते हैं सी वाई वाई। तो ये वाई एक्सेस के अबाउट होता है, इसलिए इसको कंसिडर है, तो ये डिस्टेंस एक्स एक्सेस पे, लेकिन इसको हम लोग आपका इस वाई वाई एक्सेस के अबाउट डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, इसलिए इसको क्या लिखते हैं, सी वाई वाई। इस एक्सेस के अबाउट जो मोमेंट आएगा इसलिए इसको कंसिडर करते हैं, या इस एक्सेस के अबाउट जो रेडियस ऑफ जाइरेशन आएगी इसलिए इसको कंसिडर करते हैं वाई वाई। चलो अब यहाँ पे भी सेम जो आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, दिस इज द सी वाई वाई। अब ये ध्यान देना, जो ये डिस्टेंस होती है ना सी वाई वाई सी एक्स एक्स, ये हमेशा कहाँ से होती है, इसका जो इंड सेक्शन होता है, इसका जो फेस होता है, सबसे आखिरी वाला जो इंड होता है, वहाँ से लगा करके जो उस एंगल सेक्शन हो या चैनल सेक्शन हो, उसके सीजी तक जो होता है वो डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है। तो सिंपली दिस इज सी वाई सी वाई। अब आप बता दो कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इसको कुछ मान लेते हैं, इसकी एक वैल्यू मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा। यहाँ पे एक अल्फ़ा वैल्यू मैं मानने जा रहा हूँ, जो कि आपको समझने में आसानी रहेगी, अल्फ़ा। तो मैं अल्फ़ा को लिख सकता हूँ s+2 टाइम सी वाई वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा, बस समझने के लिए कर रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप s+2 सी वाई भी लिख सकते हो। तो ये ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी उसमें s है, क्लियर डिस्टेंस है आपस में, अच्छा सी वाई जोड़ दोगे, इधर से सी वाई जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा मिल जाएगा। अब इसमें क्राइटेरिया देखो, इसने ये कहा है जो फॉर इंटरमीडिएट बैटन में जो विड्थ होना चाहिए डी आई, दिस इज नॉट लेस देन 2b। अब ये 2b क्या होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। दिस इज
लेस नॉट लेस देन 2b, मतलब 2b से कम नहीं होना चाहिए। अब ये b क्या था, b मैं मेंशन कर देता हूँ डायग्राम में। b इज द डिस्टेंस, हियर इज मेंशन, b जो है दिस इज द b डिस्टेंस, ये है आपकी b डिस्टेंस, क्या है b। जितना b यहाँ है उतना b यहाँ रहेगा, उतना b यहाँ, उतना b यहाँ पे, तो मैं एक जगह मेंशन कर दिया। मतलब कि ये जो ये dy वाली डिस्टेंस देख रहे हो ना, दिस इज द dy डिस्टेंस, di डिस्टेंस, ये आपकी 2b से कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे, ये कोड ने बताया। ठीक, अभी समझाऊंगा कैसा क्या चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट है दिस इज द आल्सो, ये जो डी आई है आल्सो नॉट लेस देन, कितना बोला, दिस इज द 3/4 अल्फा, 3/4 अल्फा, या इक्वल टू लिख सकते हो 3/4, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दूसरे फॉर्म में मैं लिखूं जहां पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं अल्फा इजकल टू क्या है, s+2 टाइम cy। आसान करने के लिए मैंने अल्फा माना है, बाकी आपको समझना कैसे है, कैसे जो क्लियर स्पेसिंग है और फेस से लेकर के जो आपका y एक्सेस है वो डिस्टेंस आपको कंसीडर करनी। तो मैंने समझा दिया, कोड ने ये कहा कि आपकी जो di डिस्टेंस है, जो di इसकी विड्थ होगी, भाई बैटन है, बैटन की ये विड्थ ही तो होगी एक तरीके से, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो ये बैटन की क्या हो जाती है, विड्थ। तो मैं डायग्राम से बता रहा हूँ कि दिस इज द बैटन, बैटन को अगर मैं बनाऊँ तो दिस इज द बैटन, ठीक है, ये थिकनेस इसकी जाएगी, ये 3D डायग्राम मैं आपको बना दे रहा हूँ, ठीक है, दिस इज द 3D डायग्राम, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है आपका 3D डायग्राम। ठीक है, तो मैं जो बात चल रही है ना अभी, थिकनेस देखो इसकी t आ जाएगी, ओके, और जो इसकी डिस्टेंसेस चल रही हैं डी आई वगैरह, ये टोटल d हो जाएगा, दिस इज डी ई, ठीक है, ये टोटल d हो जाएगा, डी ई, d ले लेते हैं अभी क्योंकि इंड की बात करें, पता नहीं किसकी बात करें, डी आई कुछ भी ले सकते हो। अगर इंड की बात करोगे तो डी ई कंसिडर करोगे, और जब उसकी बात करोगे तो डी आई कंसिडर करोगे। चलो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसको देखो पहले डी आई निकाल लोगे, इसमें 2 टाइम प्लस 2e कर दोगे, देखो 2e कर दोगे तो आपका वैल्यू क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। लेकिन अब आप ये ध्यान दो कि यहाँ पे आपने इन चीज़ों को बना दिया, ठीक, ये आपके लगे थे यहाँ पे, वही चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था, दिस इज द आपका कंसिडरेशन। ये डॉट डॉट लाइन आपकी आई हुई है, इसको सामने से देखते हो ना तो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस तो रहती है ना, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो इसने बताया कि ये 2b से कम नहीं होना चाहिए और 3/4 इंटू अल्फा से कम नहीं होना चाहिए। चलो ये तो कहानी किसकी थी, इंटरमीडिएट की। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस फॉर इंड बैटन। इंड बैटन में क्या होता है, फॉर इंड बैटन। अब जो आखिरी वाले हैं ना उनके लिए देखो, याद करने का मैं तरीका इसमें भी खोजता हूँ, सर्च करूँगा और आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर इंड बैटन जो डी ई है, डी ई दिस इज लेस नॉट, मतलब इससे 2b से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा नॉट लेस देन, दिस इज द अल्फा। अब अल्फा क्या है आपको पता है, अल्फा को मैं लिख सकता हूँ s+2 टाइम cy, ठीक है, मतलब ये डी ई जो निकल के आना चाहिए आपका, जो डी है, डी कौन सा वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, डी आपका ये वाला वैल्यू हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू जो निकल के आनी चाहिए, दिस इज द वैल्यू, दिस इज कॉल्ड डी ई, दिस इज कॉल्ड डी ई। ये जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए 2b से कम नहीं होना चाहिए और s+2 cy से भी कम नहीं होना चाहिए। अभी s+2 cy क्या है वो डायग्राम से आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स आप बताओ, याद करने का एक तरीका बताता हूँ। 2b दोनों में कॉमन है, देखो कैसे याद किया जाता है, मेरा प्रोसेस अलग है एकदम से, और आप कोड पढ़ोगे तो कुछ अलग लगेगा, भूल जाओगे। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ एकदम अलग है। कैसे याद कराया जाता है, कैसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं, मेरे पास दोनों कॉन्सेप्ट हैं। आपको कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता है, सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, 2b चाहे वो इंटरमीडिएट की बात करे और चाहे वो इंड की बात करे, दोनों केस में 2b है कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस देख रहे थे आप, ये क्या है, b डिस्टेंस है, ये क्या है, b है, इन दोनों को मिला लो, कितना हो गया, 2b हो गया। तो आपकी di क्या है, उससे कम नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, 2b याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 2b है इसलिए कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा, 2b से कम हमको नहीं रखना है। आपको चैनल सेक्शन की प्रॉपर्टी देगा, कह देगा फ्लेंज की विड्थ इतनी है, तो b तो पता ही चल जाएगा आपको। चैनल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, कुछ भी है आपको पता चल जाएगा, तो आपको विड्थ तो पता चल जाएगी। ठीक, विड्थ पता चल गई, 2b पुट कर दिया। di कहाँ से निकालोगे, di यहाँ से निकाल लोगे, सारी कहानी तो मैंने बता दी। di यहाँ से निकाल लोगे, या आपको बता देगा कि सारी चीज़ें क्या हैं, कि बैटन कितना विड्थ है, क्या है, उस हिसाब से di निकाल लोगे।
अब देखो कन्फ्यूजन क्या रहेगा सर, एग्जाम में अल्फा रखें कि 3/4 अल्फा रखें, ये कन्फ्यूजन अक्सर लोगों को रहता है। देखो सबसे अच्छा तरीका आप बताओ, एक बटन एंड पे है, एक बटन आपका इंटरमीडिएट है, अब आप बता दो किस बटन को खतरा ज़्यादा रहेगा, एंड वाले को या इंटरमीडिएट को? खतरा किसको ज़्यादा रहेगा? एंड वाले को। एंड वाले को खतरा इसलिए रहेगा क्योंकि आपने भी देखा होगा सीढ़ी में जब, या कभी घर में देखना, जो आखिरी वाला बटन होता है क्योंकि इसके ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, इसके ऊपर जब कोई सपोर्ट नहीं तो खतरा सबसे ज़्यादा इसको ही रहेगा। तो बीच वाले क्या होते हैं, बीच में आदमी जो है बचा रहता है, जो आदमी सबसे किनारे रहता है उसको खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एंड बटन होगा उसको डेंजर ज़्यादा रहेगा, खतरा ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि इसकी जो DI डिस्टेंस होगी उसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो उसको कितना ज़्यादा करना पड़ेगा? अल्फ़ा कितना है, S+2 × CY है। आप बताओ 3/4 अल्फ़ा ज़्यादा है कि अल्फ़ा ज़्यादा है? अल्फ़ा ज़्यादा है। इसका मतलब जिसको खतरा ज़्यादा उसमें आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या देना है? ज़्यादा देना है। खतरा किसको ज़्यादा? जो एंड पे रहेगा बटन, क्योंकि एंड पे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है, ऊपर कोई बटन नहीं है, इसलिए इनमें जो है इसका जैसे ये लगा हुआ, इसमें ऐसे ऐसे हो सकता है लेकिन बीच वालों में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीच में क्या है, इधर का भी कॉलम आ जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर वाले में कॉलम ऊपर से कुछ है ही नहीं, बस नीचे से सपोर्ट उसको मिल रहा है, इसलिए इसको खतरा ज़्यादा रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्या? DE। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी जा करके प्रैक्टिकली देखिए, जा करके जब कभी कहीं बटन दिखाई पड़ जाए आपको, रेलवे स्टेशन पे दिखाई पड़ सकता है जहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर यूज होता है, तो आप देखोगे जो नीचे वाला बटन होगा ना, नीचे वाला और सबसे टॉप वाला, उसकी जो ये मोटाई होगी, जो थिकनेस विड्थ की बात करूँ, ज़्यादा रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू बीच वाला। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली भी देख सकते हो आप, तो प्रैक्टिकली जा करके देख लेना एक बार, या कोई इमेज गूगल पे सर्च कर लेना और उसको एक बार देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा किसका थिकनेस ज़्यादा रखते हैं, विड्थ रखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग डील करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करने के लोग कहेंगे याद कर लो कोडल प्रोविजन से, नहीं, मैं उन चीज़ों को जा करके फुल्ली फोकस कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्या कहते हैं स्टील का, ऐसे RCC में भी याद करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट के भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके डेटा इन्वायरमेंट के होते हैं कि भाई ये परमिसिबल लिमिट इतनी होनी चाहिए, उनको भी इसी तरीके से रिमेंबर किया जाता है। तो हर जगह एक कॉन्सेप्ट पढ़ो और हर जगह उसी कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे, जब अपना सब्जेक्ट डील करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बातें कर लेंगे, क्लियर। चलो अब यहाँ पे आप जब ये DE मिल गया तो आप ये भी निकाल सकते हो, DE = DE + 2 × E, और E क्या है? दिस इज द एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। चलो ये कहानी आपकी हो गई। तो अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसके थिकनेस की बात करने वाले हैं, किसकी? आगे की जो है थिकनेस की बात करेंगे, कैसे थिकनेस कंसीडर करते हैं, आगे की बात हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। अब आपके सामने डायग्राम मैंने थिकनेस का बना ही दिया, उसी को डील करना है। अब मैं इन चीज़ों को रफ करूँगा ताकि अब यहाँ पे नई चीज़ें हम शुरू कर सकें, ठीक है। तो अगला पार्ट हमारा टू बी डिस्कस, ठीक है। अगला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? थिकनेस बात करेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमको हर एक चीज़ यहाँ पे पढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे आप चीज़ों को बदल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि आपका थिकनेस कितना। देखिए आप डिज़ाइनर हो, आप बताओ, आप जब डिज़ाइनर हो तो आपका काम क्या है? आपको डिज़ाइन करना है। तो आप डिज़ाइन का मतलब सपोज दैट कि मैं आपसे आया कहा कि भाई मेरे को बटन डिज़ाइन करना है, तो आप क्या बताओगे? बटन की भैया उसकी लेंथ देखोगे, बटन की थिकनेस बताओगे, क्योंकि उसी में तो पैसा लगता है। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं या स्टील का बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी किस पे होती है? भाई मटेरियल का विड्थ कितना रखोगे, मटेरियल की थिकनेस कितना रखोगे, वो अप्लाइड लोड के हिसाब से डिज़ाइन करना होता है। मैंने आपको चलो लोड दे दिया, अब उस लोड के अकॉर्डिंग आपको ये मेंबर्स की क्या थी, जो मेंबर आपको दिखाए जा रहे थे उन मेंबर्स की विड्थ चाहिए, आपको थिकनेस चाहिए, क्योंकि इसी विड्थ और थिकनेस में ही पैसा लगता है। तो इसी विड्थ और थिकनेस में जब पैसा लगता है तो इसी को हमको क्या करना होता है? डिज़ाइन करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाला जो व्यू है ना फ्रेंड्स, ये आपको टॉप व्यू में दिखाई पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं। अब ये कैसा दिखता है, ये डायग्राम आपको 3D में बना दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। परेशान मत होइए, मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको डील करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, थिकनेस ऑफ बटन। क्या है अगला पॉइंट? थिकनेस ऑफ, जो अगला पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट आ रहा है फोर्थ, थिकनेस ऑफ बटन।
थिकनेस ऑफ बैटन, ये कितना लिया जाता है? थिकनेस ऑफ बैटन इज थिकनेस ऑफ बैटन, थिकनेस ऑफ बैटन जिसको मैं टी मिनिमम भी बोल सकता हूँ। थिकनेस ऑफ बैटन मिनिमम कितना होना चाहिए? दिस इज द, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस इज नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, L/50। अब ये L क्या होता है इसको डील करते हैं, ठीक है। L इज द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन इनरमोस्ट, डिस्टेंस बिटवीन इनरमोस्ट कनेक्टिंग लाइन बोल्ट, कनेक्टिंग लाइन बोल्ट, ध्यान दीजिएगा, लाइन बोल्ट की बात हो रही है, स्टैगर्ड की बात नहीं हो रही है, लाइन बोल्ट आर वेल्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं। सपोज दैट कि आपके पास ये बैटन है, ये है आपके पास बैटन, ये है मेंबर। एक पार्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, दिस इज द बैटन, ठीक। यहाँ पे आपने जो है लगा रखा होगा, ये आपने लगा रखा है, दिस इज द 1 2 3, दिस इज 4 5 6, सेम यहाँ पे भी लगा रखा है। चलो भाई इसको जोड़ देते हैं, 1 2 3, इस तरीके से आएगा, साइज बड़ा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं 1 2 3, यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेसिंग ज़्यादा कर दी, आप इसको पड़ोस में ही बनाइए, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि आपको यहाँ पे कैसे कंसिडर करना है, आपको यहाँ पे जो इनर मोस्ट होंगे तो उनके बीच में कंसिडर करना है। तो इनर मोस्ट कौन से हो जाएंगे? दिस इज द इनर मोस्ट, दिस इज द इनर मोस्ट। तो ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज कॉल्ड L। इनर मोस्ट समझ में आया? 4 लगा दो, 5 लगा दो, यही चीज बढ़ती चली जाती, लेकिन हम लेते क्या, इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आएगी, और वो भी इनर मोस्ट। इनर मोस्ट का मतलब होता है जो सबसे अंदर वाले बोल्ट होंगे उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो निकल के आएगी L, उसको यहाँ पुट करिए, डिवाइड बाई 50 करिए, ये जो वैल्यू निकल के आएगी, सपोज दैट कुछ आ गई, मान लेते हैं कि इसकी 10 mm आ गई, ये है कोड ने बताया कि इससे कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने नंबर आप यहाँ पे बोल्ट आप बढ़ाते जाओगे, मान लिया मैं अभी तक ये किया था, अभी लेंथ बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ेगी पता है, इधर आप ज़्यादा करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, तो इस लेंथ से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जितना लेंथ बढ़ाओगे उस हिसाब से आपको थिकनेस भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बकल हो सकता है ना मेंबर, इस वजह से। चलो वेल्ड के केस में कैसा होता है, ये तो था किसके केस में, बोल्ट के केस में, बोल्ट्स और रिवेट्स, उसके केस में मैंने बताया। चल अगर मान लिया यही केस आपका वेल्ड का होता, किसका होता, वेल्ड का केस होता, तो वेल्ड का केस मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ही करके कुछ डायग्राम आपका बनेगा। वेल्ड आपने कर रखा है, अब याद करो मैंने वेल्ड में आपको L इफेक्टिव समझाया था, कितना था, 0.7 × L1, और L1 क्या था, जो इनर मोस्ट बोल्ट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस थी। तो अब वहाँ पे मैंने समझाया था जब सिंगल लेसिंग करते हैं तो L1 लेते हैं, डबल लेसिंग हो या वेल्डिंग हो, दोनों की जो इफेक्टिव लेंथ आती थी, लेसिंग जो फ्लैट होता था, जो इंक्लाइंड मेंबर आपने देखा था, दिस इज द इंक्लाइंड मेंबर, तो वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था, याद दिला देता हूँ एक बार फिर से, क्योंकि मैं जितना याद दिलाऊंगा उतना आपका फायदा रहेगा, और ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में मजा आएगा, क्योंकि याद करने से ही बार बार चीज़ें हम रिकॉल करते रहेंगे और आपके ऑब्जेक्टिव निकलते रहेंगे, ठीक है। तो ये होता था, तो वहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करते थे, ये जो इनर मोस्ट होता था L1 मानते थे, दिस द इनर मोस्ट हो जाता था। तो ये लेसिंग के केस में हम लोग पढ़ते थे, किसके केस में, लेसिंग। तो लेसिंग में हम लोग क्या पढ़ते थे, जो L इफेक्टिव आता था फ्रेंड्स, दिस इज द 0.7 × L1, ये निकल के आता था। लेसिंग के केस में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो ये लेसिंग का केस था, याद दिलाने के लिए किया मैंने। लेसिंग किससे, लेसिंग में वेल्ड हो और डबल लेसिंग हो, किसका हो, डबल लेसिंग, तो एक बार याद दिला दिया डबल लेसिंग। तो इस डिफ्रेंशिएट करके रखना इसको। क्यों ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जितना जॉइंट फिक्स होता जाएगा उतना इफेक्टिव लेंथ आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चल अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया, इस तरीके से आप इसको वेल्ड कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वेल्ड कर दिया, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है वो ये डिस्टेंस होती है, दिस इज डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस इसकी कहलाती है, ठीक है। तो इनर मोस्ट हो गई, क्योंकि देखो वेल्ड आपने किया तो सबसे इनर मोस्ट पॉइंट कौन से हो जाएंगे, ये वाले इनर हो जाएंगे, ये आउटर हो जाएंगे। तो उसने डिफिनीशन में क्या बोला है, द डिस्टेंस बिटवीन इनर मोस्ट कनेक्टिंग लाइन बोल्ट और वेल्ड, तो ये इनर मोस्ट की डिफिनीशन हो गई। तो इस तरीके से चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इसका। अब हम लोग चलते हैं अपने कैलकुलेशन पे।
जो कि हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, फोर्स पे होगा। देखो ये सारी चीज़ें आप अभी पढ़ रहे हो, डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन जब एग्जाम होगा तो आपको बस कन्फ्यूजन यही रहता है ना कि यार सर ने कुछ बताया था 3/4 था और एक 3/4 अल्फा था, एक अल्फा था। आप कन्फ्यूजन है कि यार 3/4 लिया था कि अल्फा लिया था। तुरंत दिमाग में लगाना यार इंड बैटन की बात कर रहे हैं या आपको इंड बैटन की बात कर रहे हैं या फिर इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, खतरा किस में ज़्यादा, एकदम दिमाग में सोचना इंड बैटन को ज़्यादा। चलो इसकी विड्थ थोड़ा बढ़ाओ, नहीं तो ये खतरे में निपट जाएगा, तुरंत याद आएगा। इस तरीकों को अगर आप फॉलो कर लेते हो, ये कॉन्सेप्चुअली है। क्यों कॉन्सेप्चुअली मैं बता रहा हूँ, ये हर एक चीज़ जगह अप्लाई कर सकते हो। और ये ऐसा ही किस लिए किया गया होगा, क्योंकि इसको खतरा ज़्यादा रहा होगा तभी तो बढ़ाया गया। नहीं हमारे पास पैसा फालतू थोड़ी है कि हम इसकी जो है विड्थ बढ़ाते घूमें, ऐसा थोड़ी कर सकते हो। आपके पास पैसे की कमी होती है, इसी हिसाब से तो काम करना पड़ता है। तो आपको खतरा भी देखना है, पैसा भी देखना है। तो खतरा जिसको ज़्यादा, उसकी विड्थ बढ़ाओ, मजबूती बढ़ाओ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रजिस्टिंग बढ़ाओ, उससे आपकी चीज़ें बच सकती। मैं क्या समझाने वाला था, जो ये बनाया था इसका 3D व्यू मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ ऐसा देखने में लगेगा। देखो हो क्या रहा है, इस सेक्शन को थोड़ा सा बनाने में टिपिकल लगेगा, लेकिन मैं बना देता हूँ। चीज़ें ऐसे हैं, जैसे सपोज दैट कि इसको अगर आपको अलग अलग जोड़ना है तो इस पॉइंट को आप देखो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। कुछ ऐसा रहता है डायग्राम, दिस इज द डायग्राम। ऐसे 3D डायग्राम देख सकते हो। बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, ठीक। कुछ इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। या आप इसको थोड़ा सा सामने से देखोगे, 1 मिनट वेट करना, मैं बना देता हूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सामने से इसको देखना है तो कैसे दिखाई पड़ना चाहिए, कुछ ऐसा। दिस इज़ द सामने से अगर आपको देखना है तो सामने से अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द एंगल सेक्शन। एक एंगल सेक्शन आप इधर बना सकते हो, ठीक है। चलो ये एंगल सेक्शन कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। ये एंगल सेक्शन कुछ ऐसे आएगा। ये आपका एंगल सेक्शन हो गया, दिस इज द एंगल सेक्शन, इस तरीके से, ठीक। ऐसे इधर भी बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पे जोड़ सकते हो। ये आपका बन गया। फिर आपको इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। देखने में आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन मैं कोशिश ये किया हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। इसको डॉट डॉट करके आप नीचे की तरफ बढ़ा सकते हो, ठीक। तो आप देख सकते हो कि आपको बैटन कैसा दिखाई पड़ रहा था। मैं 3D बनाने की कोशिश किया हूँ, बस आपको समझ में आ जाए कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, बाकी ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं है। देखो कैसे दिखाई पड़ रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और सामने से जब देखते थे कैसा दिखाई पड़ता है पता है, बैटन ऐसे आप लगा देते हो, दिस बैटन आप कनेक्टेड कर देते हो। चलो ये बैटन लगा दिया मैंने, ये बैटन, लो बैटन लगा दिया, आप बैटन लगा दिया, ठीक है। ये बैटन है। तो आप सामने से जब देखते हैं ना तो ऐसा दिखाई पड़ता है। वही चीज़ मैं टॉप व्यू से देख रहा था, तो टॉप व्यू में आपको सिर्फ ये दिखाई पड़ेगा। इसकी बीच की स्पेसिंग में अभी लिख रहा था दिस इज कॉल्ड एस, और जो अभी CY डिस्टेंस आ रही थी वो ये वाली डिस्टेंस थी। जो CY डिस्टेंस थी वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी, मतलब ये आपका कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे थे कि जो CY डिस्टेंस था वो ये डिस्टेंस थी CY, दिस इज कॉल्ड CY। तो अब ये डिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कह रहा था डायग्राम में, अब आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज CYY। चलो तो इस तरीके से डायग्राम आपको दिखता है, दिस इज कॉल्ड 3D डायग्राम। ये चीज़ पिक्चर जब दिमाग में बसी रहेगी आपके तो आप चीज़ें समझ सकते हो। ये आपका हो जाएगा, ये में आपका x एक्सेस होता था, ये आपकी y एक्सेस होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन मैं इस डायग्राम को समझाने के लिए पता है कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था। ये टॉप व्यू था, कैसा था, टॉप व्यू। अब आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कैसे चलती हैं। ये एंगल सेक्शन को ऐसे ही आपका सेक्शन होता है, इसको जोड़ करके एक कॉलम बना लिया जाता है, इधर भी जोड़ करके एक कॉलम बना लिया जाता है, इस बैटन को जोड़ के इसका बिल्टअप बना लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी 3 डायमेंशनल डायग्राम में आपको दिखाई पड़ जाएंगी। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो 3 डायमेंशनल डायग्राम में दिखाई जाएँ, ताकि आपको फील आ जाए सब्जेक्ट का। जब फील आ जाएगा तो फिर आप अच्छा कर जाओगे। तो अब फ्रेंड्स आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब हम लोग चलते हैं लोड के कैलकुलेशन पे, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, उसको डील करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डील करने वाले हैं
जो फोर्स कितना आता है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जैसे लेसिंग में फोर्स इंपॉर्टेंट था वैसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लेसिंग में कितने परसेंट बताया था बताओ, अप्लाइड लोड का मैंने कितना परसेंट बताया था, कितना परसेंट था आप बताओगे, लेकिन मैं यहाँ पे सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, नहीं तो आप तो बता देते। अगर क्लास में मेरे होते ना तो फिर वहाँ पे आप जवाब दे देते, ठीक है। क्योंकि मैं क्लास में अक्सर क्वेश्चन करता रहता हूँ तो लोग डरे रहते थे, लेकिन मैंने कभी, मेरा मकसद यही था हमेशा कि बच्चों को कितना ज़्यादा पूछा जाए ताकि उनका एग्ज़ाम अच्छा चला जाए। कभी मेरा मकसद ये ना था किसी को बेइज्जत करना, मेरा मेन मकसद ये होता था कि किसी से क्वेश्चन पूछना, फार्मूला पूछना, ताकि आप लोग एक्टिव हो जाएं। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, हम पढ़ते तो चले जाते हैं, लेकिन जब तक हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है, जब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, आप एकदम आलसी बने रहोगे, पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक। लेकिन जैसे ही कोई प्रेशर आता है, एग्ज़ाम डेट आती है, आप पढ़ना शुरू कर देते हो। तो अपने दिमाग से ख्याल हटा दीजिए, एग्ज़ाम डेट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कंटिन्यूअस अपनी पढ़ाई को जारी रखा करो। इससे फ़ायदा ये होता है, जब तक आपके दिमाग में टारगेट ही नहीं सेट होगा कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, तब तक आप कुछ करते नहीं हो। तो दिमाग में बना लो ना कि आपको SSC JEE क्रैक करना है या कोई और एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो दिमाग में चलना चाहिए आपके पास। जब रोज़ दिमाग में वो चीज़ टारगेट आपके चलेगा ना, तो पढ़ाई आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, और कोई रीज़न। अब दुनिया भर के नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग में मत रखा करो कि ये हो जाए, एग्ज़ाम नहीं होगा, ये है, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। अरे सबके लिए नहीं होगा, जब नहीं होगा तो देखा जाएगा। लेकिन जब हम अपने हाथ में क्या, हम पढ़ सकते हैं ना, माँ बाप ने हमको क्यों भेजा है कि यार हम पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा मेरा बेटा पढ़ जाए, तो हम पढ़ सकते हैं, हमारे हाथ में पढ़ना है। अब पढ़ सकते हो, आपके हाथ में है, तो आप मेहनत करो, हार्ड वर्क। फिर उसमें एक्सक्यूज़ देने की बहाना कि यार मेरे को बुखार आ गया, ये हो गया, वो सब कोई नहीं सुनता है। तो आपके हाथ में हार्ड वर्क करना है तो आप उसको करो। इसीलिए मैं फार्मूले सुनता था, ताकि आपको प्रेशर बनता था आपके दिमाग के ऊपर, आप पढ़ के भी आते थे, आप पुराने सब्जेक्ट भूल रहे थे, वो याद भी आना शुरू हो गए थे। इसीलिए मैंने क्या किया था, रोज़ फार्मूला पूछना शुरू कर दिया था। इससे क्या था कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने शुरू हो गई थी। तो मैंने 3-4 सब्जेक्ट लगभग FM पूछा था और आपका सोम पूछा था, कई सारे सब्जेक्ट मैंने रिवाइज़ किए थे ऑफलाइन में, ठीक है। जब कभी ऑफलाइन फिर से आओगे तो फिर से चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को डील करेंगे और मजबूत करेंगे अपने आप को और ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, तुरंत क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। टाइम नहीं है अभी, इसलिए पहले तो सिलेबस कंप्लीट करा दें, क्योंकि सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। और सॉइल और RCC, सॉइल और स्टील का वेटेज है 120 नंबर का, ठीक है। SSC JEE मेंस में, प्री में भी है, हर एग्जाम में। चलो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है फोर्स इन द बैटन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फोर्स इन द बैटन। देखिए फोर्स कितना परसेंट वहाँ पे लिया था आपने, बैटन में कितना परसेंट, सॉरी लेसिंग में कितना लिया था, लेसिंग में आपने 2.5% जो आपका आता था कॉलम लोड का, उसको हम लोग कंसीडर करते थे कैलकुलेशन में। यहाँ पे भी 2.5% है, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जगह याद करो, दूसरी जगह आप उसको लगा सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट टू बी मेंशन, जो यहाँ पे शेयर फोर्स आएगा जो ट्रांसवर्स शेयर फोर्स होता है 2.5% ऑफ कॉलम लोड, and V is shared by, and capital V is shared by, ये shared हो जाता है by capital V is shared by parallel planes of batten n equally, ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन कितने हैं। सो ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑन ईच बैटन, सो ट्रांसवर्स, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको एकदम फील आ जाएगा। ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑन ईच बैटन will be on each plane of batten, sorry, on each, यहाँ पे मैं रफ करता हूँ, on each plane of batten, this is how much, this is write down V by N। जो पहले पढ़ते थे सेम चीज़, जितना आए, जितने नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन होंगे उससे डिवाइड कर दीजिए, सिंपली आपको पता चल जाएगा कि कितने यहाँ पे ट्रांसवर्स शियर फोर्स ऑन ईच प्लेन। ट्रांसवर्स क्यों, क्योंकि ये कॉलम है,
लोड कुछ ऐसे आता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल, अगर कॉलम की लेंथ के अलॉन्ग लोड आए तो दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, कॉलम के परपेंडिकुलर लोड आए तो उसे क्या बोलेंगे आप, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स शियर फोर्स, ठीक है। तो ये बात आपकी हो जाती है। चलो, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन बराबर 1 हो सकता है, और 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन। अभी पैरेलल प्लेन क्या होता है बहुत बार बताया हूँ, फिर से बता दूंगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे हमको डिज़ाइन करना है, नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कर देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, बैटन प्लेट्स शैल बी, बैटन प्लेट्स shall be designed for bending moment and shear force। अब ये कैसे समझ में आया? पहला ही पॉइंट जब मेंशन कर रहा था बैटनिंग में तो मैंने बताया था कि बैटन डिजाइंड एज अ फ्रेम स्ट्रक्चर। जब फ्रेम स्ट्रक्चर की तरह डिज़ाइन करोगे तो आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, फ्रेम स्ट्रक्चर में बेंडिंग मोमेंट भी आता है, शियर फोर्स भी आता है, एक्सियल फोर्स आता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है एज कंपेयर टू बेंडिंग मोमेंट, एज कंपेयर टू शियर फोर्स। तो उसको ज़्यादातर निगलेक्ट कर देते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव ये आ जाएगा, बताओ टेंशन जो ट्रस मेंबर होता है उसमें कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, या तो टेंशन होगा या कंप्रेशन, बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। फ्रेम स्ट्रक्चर में जाओगे तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलता है, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, तीनों मिलते हैं, ठीक। उसके अलावा बीम स्ट्रक्चर में जाओगे तो बेंडिंग मोमेंट आता है और शियर फोर्स आता है, एक्सियल फोर्स नहीं आता, क्योंकि बीम पे क्या करते हो, ट्रांसवर्स लोडिंग करते हो। किसी भी बीम पे ट्रांसवर्स लोडिंग करते हो, उसी की वजह से ही शियर फोर्स आता है। ऐसे लोडिंग कर दोगे कभी शियर फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं, ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर फोर्स। अब ये ऐसा क्यों हुआ, सपोज दैट ये जब ऐसे काम करेगा ना इस कॉलम पे, ये कॉलम समझ लो, आपसे ये कॉलम का सिरा दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अब हम जब इस पे ऐसे समझ लो, हाँ चलो ऐसे ही समझा देते हैं कि ये है आपका कॉलम, ये कॉलम दिखाई पड़ा, सामने से एक फेस दिख रहा है, जैसे इस पे लोड आएगा ना कॉलम इधर उधर जाएगा, बेंडिंग भी आएगा, शेयर भी आएगा। तो वही बात लिखी गई कि ट्रांसवर्स शेयर की वजह से बेंडिंग भी आता है और शेयर भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करने वाला है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसी से सारी कहानी समझ में आपको आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि सारे फोर्सेस का कांटेक्ट निकाल के आपको अलग करना है, चाहे इंटरनल हो और चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो फ्री बॉडी डायग्राम की भी डेफिनेशन पूछ रखा है एसएससी जेईई में, ठीक है। तो सारे फोर्सेस का कांटेक्ट को छुड़ाना होता है, मतलब कि इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सारे फोर्स को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में दिखाएंगे। चल अब ये फ्री बॉडी डायग्राम समझना है तो इसको हम ऐसे समझते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बैटन, इसको समझ लेते हैं। चलो इसको समझने के लिए एक कहानी समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। एक डायग्राम मेरे पास कुछ इस तरीके से था, इसको मैं इधर बनाता हूँ। दिस इज द डायग्राम, ये मेरा डायग्राम है, ये डायग्राम है, ठीक है। कुछ सिमिलर कोशिश किया हूँ बनाने की, ये सब बीच से कहीं से कट करके लाया गया है, ठीक है। ये है कट सेक्शन, नीचे भी है कुछ इस तरीके से और नीचे भी हो जाता है, दिस इज द नीचे, ठीक। इस तरीके से आप चीज़ों को बना सकते हो। तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे आपने बैटन लगा रखा है, चलो भाई बैटन लगा देते हैं। ये बैटन आपने बना दिया। अब तो बैटन इतनी बार बना दिया तो आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो गया हो। 2 लगाओ 3 लगाओ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। फिर एक आपने ये लगा दिया, चलो एक और लगा दिया, ये आपने लगा दिया, ये एक और बैटन आपने बना दिया, ये दूसरा बोल्ट आपने यहाँ पे लगा दिया। चलो एक और लगा देते हैं समझने के लिए, बस समझने के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस अपने प्रॉब्लम को आसान करना है हमको, ठीक है। दिस इज़ द बैटन, ठीक है, दिस इज़ द बैटन, और इसको आप जो है नीचे बढ़ा लीजिए। चलो कुछ इस तरीके से चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। चलो ये बैटन है, ये बोल्ट आपने लगा रखे हैं, बोल्ट या रिवेट कुछ भी हो सकता है।
इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, देखो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको मैं सी मानता हूँ, जो भी कॉलम है। चाहो तो आप इसके सेंटर से लेकर के इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सी मान सकते हो, या दूसरा कंडीशन मैं ये कह सकता हूँ, एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में कट कर रहा हूँ, दिस इज द पॉइंट 1 1, ठीक, और दूसरा पॉइंट मैं कट कर रहा हूँ 2 2, इसके सेंटर पे, दिस इज 2 2। तो आप देखिए कि जितना डिस्टेंस, अब यहाँ पे भी आप इसको सी ही मान लीजिए, जब सबके बीच में आपको स्पेसिंग सी ही मानना है, सबके बीच में समान रखी जाती है, कितना, सेम ही रखा जाता है। चलो अब देखो c/2 यहाँ आ जाएगा, c/2 यहाँ आ जाएगा, c/2 यहाँ आ जाएगा, तो मैं इसको अलग करके डायग्राम बनाऊंगा। जो मैंने कट किया सेक्शन को उसको मैं बाहर निकालता हूँ, उसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो कुछ डायग्राम आपका इस तरीके से निकल के आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। देखो इसको, अगर मैं इसको डायग्राम को, ये तो आपने लिख लिया होगा, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे चीज़ों को समझाने की कोशिश करने जा रहा हूँ। ये आपने लिख लिया होगा शेयर फोर्स 2.5% वाला, मैं आगे ताकि यहाँ पे रफ कर सकूँ, ताकि सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझा सकूँ, इसलिए मैं इसको रफ करूँगा, ठीक है। चल अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम से आपको चीज़ें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वो क्या है उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब इसको कट करके जो निकालो इसको बाहर, इसको बाहर निकालोगे तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आपका FBD मैं बना रहा हूँ यहाँ पे FBD। चलो इसको आपने बाहर निकाला, कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये है आपका पैटर्न, जो कट के सेक्शन निकाला आपने, दिस इज दिस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज द 1 1, ठीक। यहाँ पे आपने बनाया, दिस इज द पैटर्न, ठीक है, दिस इज द पैटर्न, ये आपने इसको यहाँ पे बना दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। इसको काटो, यहाँ से क्रॉस सेक्शन को कट करो और इसको निकाल लो बाहर, इसको लेके आओ बाहर, ठीक है। या मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की सी भी तो मान सकता हूँ, ये भी सी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, c/2 बचेगा ना, आधा इधर से बचेगा आधा इधर से बचेगा, दोनों जोड़ दो सी आ जाएगा। चलो अब ये हो गया आपका 1 1 और ये हो गया आपका नीचे वाला पोर्शन 2 2, ठीक। इसके बीच में बैटन भी लगाना है, चलो बैटन लगा देते हैं। ये बैटन आपने क्या कर दिया, लगा दिया। ये मैंने क्या बना दिया, दिस इज बैटन, ठीक, दिस इज बैटन। ये लगाओ भाई, इसमें नंबर ऑफ बोल्ट जो जितना भी दे रखा होगा वो लगा दो आप, लगा दिया। चल अब आप बताओ कि यहाँ पे जो एक्शन फोर्स है वो कितना आ रहा है और रिएक्शन कितना आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक एक्शन है, दिस इज कॉल्ड एक्शन। यहाँ पे जो फोर्स इस पे आएगा, दिस इज रिएक्शन। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, और दिस इज कॉल्ड, ब्रैकेट में लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड एक्शन। चल टोटल फोर्स में माना V आएगा। अब आपको यहाँ पे डिवाइड करना है कितना कितना जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, इस पे फोर्स आएगा, इस पे भी आएगा। तो मैंने क्या किया, इसको V डिवाइड बाई, दिस इज V डिवाइड बाई 2 इंटू N, और इसको भी लिखा V डिवाइड बाई 2 इंटू N। देखो V/2 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। और N क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन है। अगर नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन का मतलब है कि अगर आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा है, इसके पीछे साइड भी तो होगा स्ट्रक्चर। भाई अगर आप बना रहे हो तो जैसे आपने ये सामने से दिखाई पड़ा, इसके पीछे भी तो होता है। जब पीछे भी होता है तो नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन का मतलब होता है कि आपका कितना पैरेलल प्लेन है। जैसे कैसे समझोगे, जैसे सामने से देख रहे हो तो ये इधर से लोड आया, देखो ऐसे, इधर देखो, इधर देखना है आपको। जैसे इधर से लोड आया तो इस पे ऐसे टच करते निकल गया, तो ये हो गया पैरेलल। अच्छा, इसके पीछे साइड आपने नहीं देखा ना, पीछे से तो काम करेगा, तो पीछे भी आकर के ऐसे ही काम करेगा। तो इसके नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन कितने हो गए, 2। तो इस तरीके से आपको समझना। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना रखोगे, 2। अगर आपने इधर किया और इधर किया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब ये V/2 क्यों किया और V/2 क्यों किया, क्योंकि अगर इधर से टोटल फोर्स V आ रहा होगा तो आधा कौन लेगा, आधा कौन लेगा, आधा ये ले लेगा, आधा ये ले लेगा। क्योंकि भैया बराबर की हिस्सेदारी है, कैसे, क्योंकि सिमेट्री है इसलिए बराबर लेगा। तो मैंने V/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये भी है
ये भी है। n इसलिए लिखा क्योंकि नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन पे डिपेंड करेगा, अगर इसके पीछे साइड भी कंसिडर करोगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये मैं सामने की डिजाइन बता रहा हूँ, इसके पीछे भी होता है, तो आप इसके पीछे भी अगर कर दोगे, इसके दूसरे साइड भी करोगे तो वो भी आपको कंसिडर n की वैल्यू फिर बढ़ानी पड़ेगी। चलो, ये हो गया एक्शन और ये हो गया रिएक्शन। तो देखो जितना एक्शन काम करेगा उतना ही रिएक्शन आएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट होता है। इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन का थर्ड लॉ, वो क्या कहता है, जितना उस पर फोर्स लगाओगे उतना ही आपको रिएक्शन भी देगा। तो सेम चीज होती है, ठीक है। तो चलो अब बात कर लेते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। तो बीम से भी समझ में आपको आता होगा। तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v/2n, और ये हो जाएगा v/2n। यहाँ पे कट लगाते हैं, दिस इज द कट, दिस इज द क्रॉस सेक्शन कट करते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं y y। चल, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मुझे ड्रा करना है तो इसमें फोर्सेस आएंगे। सपोज दैट इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो एक फोर्स इस पे आएगा बैटन पे, ये जो फोर्स मैं दिखा रहा हूँ दिस इज द फोर्स F, और इस पे अपोजिट फोर्स आएगा, दिस इज द F। अपोजिट क्यों, क्योंकि बैलेंस करना है। देखो क्या हो रहा है, इसमें हो क्या रहा है, देखो फ्रेंड्स, ये जो एक्शन फोर्स है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन ड्यू टू एक्शन फोर्स दैट इज कॉल्ड v/2n प्लस v/2n। इसको रजिस्ट करने के लिए कौन बैठा है, बैटन बैठा है, कह रहा है मैं जाने नहीं दूंगा, मैं इसको मुड़ने नहीं दूंगा, मैं इसको रोकूंगा। तो ये क्या करेगा, इसके बोल्ट पे रिविट पे क्या आएगा, एक फोर्स आएगा, और ये जो कपल डेवलप होगा इसके ऊपर, देखो यहाँ बोल्ट लगा है तो यहाँ भी फोर्स आएगा, यहाँ पे भी लगा है तो यहाँ पे भी फोर्स आएगा। अब फ्रेंड्स आपको जैसे अगर ये क्लॉकवाइज दे रहा है तो फोर्स कुछ इस तरीके से लगाना है ताकि इसका कपल जो है एंटी क्लॉकवाइज आ जाए। तो इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट अगर आप देखोगे तो इसका जो मोमेंट होगा दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे लग रहा है, क्लॉकवाइज। तो दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ही पूरा मेंबर क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में। अगर गलती से नहीं आपने इसका डायरेक्शन इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया इसके ऊपर, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। चलो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। डिस्टेंस आपको मान रखिए, दिस इज द सी, ये मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड सी। इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड सी। और कोई डिस्टेंस दी है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है आपकी L दे रखी है, दिस डिस्टेंस विल बी L। तो अगली जो डिस्टेंस है उसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज द L डिस्टेंस, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। L डिस्टेंस क्या है, जो इनर मोस्ट, मैंने डेफिनेशन भी बताई थी L की, इसको ज़्यादातर कई लोग L मानते हैं, कई बार इसको S भी मान लेते हैं, लेकिन S यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा। L भी मानते हैं, S भी मानते हैं, तो मेरे केस में मैं इसको L मान के चल रहा हूँ। क्या मान के चल रहा हूँ, L। मैं L को आपको समझाया था, जो इनर मोस्ट बोल्ट होते हैं या रिविट होते हैं या वेल्ड होता है, उसकी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, L कहते हैं। जो L की वैल्यू मैंने वहाँ पे थिकनेस का बात किया था, L/50 से निकाला था। चल, तो ये तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, किसी एक के अबाउट मोमेंट ले लेना है, तो यहाँ से हमें शियर फोर्स भी मिल जाएगा और बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो, टेकिंग मोमेंट, टेकिंग एकदम सोम का कॉन्सेप्ट, टेकिंग मोमेंट अबाउट, किसी के अबाउट आप ले सकते हो, इसके अबाउट ले लेते हैं, 2 के अबाउट, 2 के अबाउट मोमेंट लोगे तो क्या आएगा, 2 के अबाउट अगर आप मोमेंट लोगे तो क्या लिखते हैं, देखो भाई, M22 विल बी 0। यहाँ पे इस सेक्शन के अबाउट आप क्या कर सकते हो, बेंडिंग मोमेंट 0 कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई कैसे आएगा, ये क्या है, v/2n है प्लस v/2n है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेक्शन से कितनी है, c है। तो हम क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस v/2n इंटू सी, ये हो जाएगा आपका इसकी वजह से, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, c प्लस v/2n इंटू सी। अच्छा, ये तो हो गया टोटल आपका क्या, कि ये एक्शन फोर्स हो गया। अब आपने इसको क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि इसी के अबाउट मोमेंट ले रहा हो और इसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास कर जा रहा है, और जिसका लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास करेगा तो उसका क्या होगा, वैल्यू मोमेंट की 0। अब बचा कौन कौन सा फोर्स, जो डेवलप हुआ है F और F फोर्स है, कपल है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका डायरेक्शन क्या आएगा, माइनस, तो F फोर्स आएगा। अब आप इसी के अबाउट ले रहे हो, ध्यान दीजिएगा, आप इस लाइन के अबाउट आप फोर्स को 0 कर रहे हो, इस पॉइंट के अबाउट आप 0 कर रहे हो, तो ये तो फोर्स सारे 0 देंगे, ये वाला फोर्स भी क्या देगा, 0, क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन से पास हो गया ना। लेकिन ये वाला फोर्स बच जाएगा, क्या होगा, F इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस L, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस F इंटू एल। तो यहाँ से वैल्यू 0 निकल के आ गई। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा Vc/n
ये वी सी बाई एन इजकल टू एफ इंटू एल। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी सी बाई एन एल। इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। वी की वैल्यू आप निकाल लोगे, सी की वैल्यू आपको देता है। इस तरीके से ये फोर्स आता है किसमें, बैटन में जो शियर फोर्स आता है, दिस इज वी सी बाई एन एल। कितना आता है, वी सी बाई एन एल। वहाँ पे ऐसा नहीं था, बैटनिंग लेसिंग में ऐसा नहीं था, वहाँ पे मेंबर क्या था, इंक्लाइंड था। अब आप देखो कि यहाँ पे v आपको पता होगा कितना, v इजकल टू यहाँ पे क्या पुट करोगे, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ v इजकल टू 2.5% ऑफ p, कॉलम लोड का रख दोगे। ठीक, c की वैल्यू आपको पता होगा, अक्सर एग्जाम में आपको इसकी स्पेसिंग पता होती है, तो आप यहाँ पे पुट कर दोगे। n नंबर आप पैरेलल प्लेन है वो बता देगा कि भैया 2 पैरेलल प्लेन है, 4 है, तो n रख दोगे। L क्या होगा, L इनर मोस्ट बोल्ट के बीच की डिस्टेंस होगी, उसको आप कंसीडर कर लोगे। तो कैसे निकलेगी, आपको क्लियर स्पेसिंग पता होगी, S पता होगी, और आप अंदर से वैल्यू पुट कर सकते हो। ये जो डिस्टेंस है ना, दिस इज कॉल्ड L, दिस इज कॉल्ड L, इसको आप जोड़ सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ों को आप बना सकते हो। तो L आपको पता चल जाएगा क्या, S प्लस जो भी है इसकी इंड डिस्टेंस होगी, एज डिस्टेंस होगी, आप उसको पुट कर दोगे तो L की वैल्यू निकल जाएगी। चलो, या जो भी डिस्टेंस होगी तो इसको हम लिख सकते हैं L इजकल टू क्या लिख सकते हैं, S प्लस, और जो ये भी डिस्टेंस है इसको गेज मान लेते हैं, जिस द गेज डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स g। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें ज्योमेट्री से आती हैं, ज्योमेट्री आप हाई स्कूल लेवल पे चीज़ों को डील करते हो। अब देखो इसकी यूनिट को कैसे पहचानते हैं, ये कैसे पता करोगे कि यार ये फोर्स, 4 ऑप्शन बना के एग्जाम में दे दिया और ऐसे ही ऑप्शन होंगे, तो आप कैसे कन्फ्यूज, देखो कैसे निकालते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, शियर फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फोर्स। इसका मतलब फार्मूला हमारा क्या है, सही है। अभी देखना आपको जो दूसरा फार्मूला डेवलप करने जा रहा हूँ उसमें कन्फ्यूजन हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलो अगला काम करते हैं, जो क्रॉस सेक्शन है इसको कट करके बाहर लेके आते हैं। इसको कट किया वाई वाई एक्सिस के बोर्ड, तो इसको मैं अलग करता हूँ। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, ये है बैटन, हाफ पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज द बैटन, दिस इज द बैटन। इस पे सपोज दैट बेंडिंग मोमेंट जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज m मान लेते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो मानना है मान सकते हो। इस पे एक्शन कितना था, v/2n का एक्शन था, क्या था, दिस इज एक्शन। सेम नीचे भी रिएक्शन आएगा v/2n, क्योंकि मेंबर तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा जब आपका वहाँ पे सारे फोर्सेस क्या हो, मेंटेन हो। तो दिस इज द रिएक्शन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है इसकी स्पेसिंग कितना दे रखा है, दिस इज द स्पेसिंग इज गिवन दैट दिस इज द वैल्यू इज L। ठीक है, चलो ये दे देखा है, तो इसको हम थोड़ा सा निकाल लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम फ्री बॉडी डायग्राम RHS ले रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वाई वाई ऑन RHS का कंसिडर कर रहे हैं। इसको कट किया, इसका RHS हम बना रहे हैं। चलो आप किसी के अबाउट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 ले सकते हो, जो आपकी मर्जी करें। मैं यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ, दिस इज द C, ये तो आपको पहले से पता है। चलो हम मान लेते हैं कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकालने जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट मान लेते हैं, निकाल लेते हैं। इसको मैंने मान लिया, दिस इज द 2 क्या माना, 2 तो यहाँ पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट 0 करोगे, या आप इसके अबाउट 0 कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू आपकी आएगी, या इसी के अबाउट कर देते हैं, 2 के अबाउट, कोई किसी के अबाउट भी कर सकते हो। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इज फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम, दिस इज द v/2n इंटू C। देखो ऐसे भी कर सकते हो, इसके सेंटर इस पॉइंट के अबाउट भी 0 कर सकते हो, और तो इसके पॉइंट भी 0 कर सकते हो। तो ये आएगा आपका माइनस का m, तो बेंडिंग मोमेंट है 2 0 कर रहे हैं, इक्वल टू 0। एक मोमेंट आपका m आएगा जो कि हम कंसीडर करेंगे, तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट C। या आप एक काम करो, आसान बना लो इसको थोड़ा सा। मैंने इस सेक्शन को कट किया वाई वाई, इसके अबाउट बेंडिंग मोमेंट 0 करते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वाई वाई के अबाउट। चलो ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझने के लिए। ये कैसा लग रहा है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। जब अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो मैं क्या लिखूँगा, m प्लस, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, v/2n, v/2n। इसको अगर मैं यहाँ पे v/2n इंटू v/2n, अगर इसके अबाउट आप ले रहे हो तो इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी आएगी, c/2, दिस इज द c/2। चल, प्लस v/2n इंटू c/2 इजकल टू 0। अब c/2 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा -m प्लस vc/2n इजकल टू 0।
तो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है m की वैल्यू निकल के आएगी Vc/2n। फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? देखो अब ऊपर वाले फार्मूले में और इसमें अंतर क्या है देखो थोड़ा सा। यहाँ V है, यहाँ C है, यहाँ पे n है, यहाँ पे L है, यहाँ पे क्या है 2 है। अब अंतर समझो, यूनिट मैच कराओ इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर। तो ये न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है? मोमेंट की है। इसका मतलब मेरा ये फार्मूला सही है। अब आपको एग्जाम में कैसे कंफ्यूज करेगा, एक कह देगा कि बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, 4 ऑप्शन बना के दे देगा, Vc/NL दे देगा, Vc/2n कर देगा। आप तो पहली बात उसको यूनिट से एलिमिनेट करो। इसकी यूनिट क्या आएगी? फोर्स आएगी, इसकी यूनिट क्या आएगी? मोमेंट आएगी। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, बस एक याद कर लो। नहीं याद कर सकते तो डेरिवेशन थोड़ा ध्यान रखो कि कैसे करते हैं। V/2n करके कर लेते हैं और यहाँ पे चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो V × C ये आपका मोमेंट होता है, लेकिन लेंथ से डिवाइड करोगे तो फिर से फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात याद करना आसान है, Vc/n यहाँ पे भी है, Vc/n यहाँ पे L है, यहाँ पे 2 है, हटा दीजिए कोई फ़र्क नहीं। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डील की, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात यहाँ पे एक लिखना था, F इज एक्सर्टेड बाई बोल्ट ऑन द बैटन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो F आ रहा है, F इज एक्सर्टेड बाई द बोल्ट ऑन द बैटन, ठीक है। किस पे लग रहा है? बैटन पे वो काम कर रहा है। तो ये सारी कहानी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब कुछ और 1-2 पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, उसको लिख लेते हैं, फिर बैटन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने चीज़ों को समझा दिया, ठीक। जितना बेसिक हो सकता है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या है ना, एग्जाम में आपको याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ कि यार ये यूनिट से भी किया जा सकता है क्वेश्चन है। मान लिया तुम्हें नहीं याद आया आपको, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो ना कि आप इसको क्या कहते हैं यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हो कि सर ने कुछ ऐसा बताया था, ठीक है। बस ये सारी चीज़ दिमाग में जब रहेंगी तो आप कर ले जाओगे, क्लियर। बैटन से रिलेटेड देखो क्या है, मेंस में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, लेकिन कुछ परीक्षाओं में पूछा है, IAS है, AS है, सब परीक्षाओं में पूछ रखा है। आपके एग्जाम में थोड़ा सा इसका लेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, बैटन भी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ कोडल प्रोविजन जो मैंने अभी तक सिखाया आपको, वो सारे आपके क्या हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे C/R मिनिमम इक्वल टू 50, ये भी इंपॉर्टेंट है। 10% लेंथ इंक्रीज कर दे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए बैटन के केस में यहाँ पे उसने बैटन मेंबर के लिए कोई भी सिलेंडरनेस रेशियो अभी तक नहीं बताया, ठीक है। और लेकिन लेसिंग में 145 फिक्स किया था। क्यों किया था, इसका रीज़न सोचा कभी आपने? यहाँ पे कोई वहाँ पे बकलिंग के चांस ज़्यादा रहते हैं क्या यहाँ पे ज़्यादा बकलिंग के चांस रहते हैं? यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा बकलिंग के चांस कम रहते हैं। इस वजह से यहाँ पे सिलेंडरनेस रेशियो की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी बात करते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने यहाँ पे 10% लेंथ को इंक्रीज कर दिया, वहाँ पे कितना करते थे? 5% करते थे। नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस, अगला पॉइंट है, 2 मिनट की चीज़ें और हैं, उसको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। इसी में आगे का पॉइंट है कंक्लूजन, क्या निकल के है कंक्लूजन। जो बातें अभी तक बताई, जो बेंडिंग मोमेंट निकाला और जो शियर फोर्स निकाला, फ्रॉम द अबव टू FBD, फ्रॉम द अबव टू FBD, FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, टू फ्री बॉडी डायग्राम, वी फाइंड, क्या पता चला? वी फाइंड दैट they are subjected to, they find that battens are subjected to longitudinal shear force of Vc/NL, अभी डील किया था, दैट इज F के बराबर मैंने डील किया था, ओके। और नेक्स्ट क्या था? एंड बेंडिंग मोमेंट, दैट इज बेंडिंग मोमेंट M इक्वल टू, इसको M लिखा था, दैट इज Vc/2n, ये डील किया था, तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो इसके डेरिवेशन से पता चल गया कि इस पे कौन कौन सा फोर्स आता है। तो शियर फोर्स आता है, दूसरा क्या आता है? बेंडिंग मोमेंट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100% इस पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, जैसे अगर
और एक पॉइंट नोट करके लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, लास्ट पॉइंट है आपकी क्लास का, ये है कि एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, बैटेंड कॉलम शुड बी, बैटेंड कॉलम should be, बैटन कॉलम should be, should not be, sorry, should not be, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो फिर भी हो जाता है, should not be subjected to, subjected to, subjected to eccentric, subjected to eccentric load, eccentric load in the plane of batten, इन द, इस बात को डायग्राम से समझाऊंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे, इन द प्लेन ऑफ बैटन, ठीक है, इन द प्लेन ऑफ बैटन, बिकॉज ऑफ, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ एडिशनल ट्रांसवर्स शियर फोर्स, बिकॉज ऑफ एडिशनल ट्रांसवर्स शियर फोर्स इज डेवलप्ड in the batten, इसकी वजह से क्या होता है, अगर आपका एसेंट्रिसिटी आ गया तो उससे क्या होता है, एडिशनल शियर फोर्सेज आ जाते हैं इन द बैटन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। भाई बेंडिंग, एसेंट्रिक होगा तो बेंडिंग मोमेंट आएगा। सो वी हैव टू डिज़ाइन, उसको क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे। सो वी हैव टू डिज़ाइन द बैटन फॉर दिस एडिशनल फोर्स आल्सो, फॉर दिस एडिशनल, हालांकि क्वेश्चन में ऐसा आता नहीं है ज़्यादातर क्योंकि टफ हो जाएगा, एडिशनल फोर्स आल्सो। अभी तक मेंस में इसके क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसका दूसरा नोट पॉइंट है जो IS कोड के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। IS 800 2007 स्टील कोड है ये। स्पेसिफाइज दैट इसने ये बताया, क्या बताया कि भैया IYY शुड बी स्लाइटली ग्रेटर दैन, शुड बी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर जगह आएगा, लेसिंग में भी आया था, स्लाइटली मोर देन, ये बातें इंपॉर्टेंट है, कोड ने बताया है, मोर देन IXX। देखिए हम लोग जो चीज़ें डील कर रहे हैं, आप स्टील का कोड आपके पास होगा, नहीं हो तो मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और फिर देखिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें सर पढ़ा रहे हैं, क्या मैच कर रहे हैं कुछ, सो दैट, क्योंकि देखिए कोड प्रोविज़न आप उससे देखते रहोगे ना तो ये चीज़ें रिकॉल होती रहेंगी। तो कोडल प्रोविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो RCC हो और चाहे वो आपका क्या कहते हैं, आपका RCC हो या स्टील हो, सब में आपका क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो दैट बकलिंग अबाउट y एक्सेस विल नॉट अकर, y एक्सेस अवॉइडेड। मतलब ये ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको भी बताया था, सारे पॉइंट के बारे में अभी डील करने वाले हैं। देखो ये मैं एक पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहा था, जो एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आ रहा था उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये बैटन आपने बनाया, बस समझाने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को आपको क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्राउंड मान लेते हैं जहाँ पे आपने बैटन बना रखा है, ठीक है। चलो ये है बैटन आपका, ऐसे ही स्ट्रक्चर कुछ देखने में लगता है, चलो कुछ ऐसे ही बनाते जा रहे हैं, ठीक है। ये है इस तरीके से, ठीक। सबसे लास्ट वाली प्लेट को मैं मान लेता हूँ एक बेस प्लेट लगाई जाती है जबकि टॉर्शन ना हो, डिस्टॉर्शन ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं लगाओगे तो इधर उधर डिस्टॉर्ट हो सकता है। इस पे मान लिया कि लोड जो है ना किसी भी तरीके से, कॉलम में ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि लोड सेंटर पे है, कल को लोड एसेंट्रिक हो गया, मान लेते हैं कि लोड यहाँ आ गया, तो CG कहाँ लाई करेगा, इसका CG यहाँ लाई करेगा, तो ये क्या कहलाएगी, एसेंट्रिकसिटी कहलाएगी, एसेंट्रिकसिटी कहलाएगी ना। तो इस वजह से क्या हो सकता है कि इस पे आपका एडिशनल बेंडिंग मोमेंट क्या आएगा, P आएगा, लोड, ये तो सोम से पढ़े जाते आ रहे हो हमेशा, P × E, दिस इज मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं B पॉइंट है, दिस इज द A पॉइंट है, तो यहाँ पे दिस इज द, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज HB। अगर लेंथ कॉलम की L है तो इसकी वैल्यू आएगी M/L। बहुत अच्छे से पढ़ा चुका है। जब सिंगल मोमेंट काम करता है
अगर किसी भी बीम पे सिंगली मूवमेंट, जैसे ऐसे समझते थे ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको, तो ये अगर इस पर कोई मूवमेंट m काम करता था तो रिएक्शन क्या आता था, r1 इजकल टू एम बाई एल, और r2 इजकल टू, इसका एक का डायरेक्शन इधर कर दो, अपोजिट आएगा m बाई एल, ये डिस्टेंस l अगर मान लेते हैं, चलो ये हो गया आपका दिस वैल्यू। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई किया, जो बेंडिंग मोमेंट आएगा उसकी वजह से एक तरीके की बीम ही है ना, देखो एक यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा, एक रिएक्शन यहाँ डेवलप होगा, तो यहाँ पे डेवलप होगा, दिस इज द एच ए, इसको भी डिज़ाइन में कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो आपका शियर फोर्स 2.5% ले रहे थे उसको भी इसमें ऐड कर दीजिए, तो दिस इज कॉल्ड m बाई एल। तो ये कहानी आपकी हो जाती है। ये सेक्शन टॉप में कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, मैं टॉप व्यू भी बना देता हूँ, कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, ऐसे ही करके छोटा सा सेक्शन समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये है आपका सेक्शन, ये कुछ ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है, टॉप व्यू में दिखाई पड़ेगा। मैं टॉप व्यू बना नहीं रहा हूँ क्योंकि 3D बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि 3D में बना चुका हूँ, ठीक है। चलो ऐसे कुछ बन के आ जाएगा, ये है आपको टॉप व्यू में दिखाई, ये ठीक, ये एक्सेस हो जाएगा। और इसका मैंने पूरा कहानी बता चुका हूँ, टॉप व्यू में कैसा दिखाई पड़ता है, तो ये सारी कहानी 3D में भी बताई थी। तो होगा क्या फ्रेंड्स, जैसे अभी आपने v को वैल्यू ये कंसीडर कर लिया, v इजकल टू इतना, तो यहाँ पे अगर जब v कंसीडर करोगे ना, तो v इजकल टू आपको क्या लेना पड़ेगा, 2.5% आप p लेना पड़ेगा। जो लोड आ रहा था, ये लोड था 2.5% p तो लेना पड़ेगा, प्लस एडिशनल बेंडिंग मोमेंट आपको लेना पड़ेगा m बाई एल, ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आएगा तभी ना, ऐसे आता नहीं है। पहली बात हम कोशिश ये करते हैं, इस पॉइंट का मतलब क्या था उसको मैं समझा देता हूँ। एज फार एज पॉसिबल बैटन कॉलम शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड। हम चाहते हैं कि भाई एसेंट्रिसिटी ना आए, हम कोशिश यही करेंगे कि सारा का सारा लोड जो सुपर स्ट्रक्चर का कोई लोड होगा, वो कोशिश यही है कोई यार इसके सेंटर से पास हो जाए। लेकिन भाई कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं हमारे हाथ में नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता है कि लोड भाई यहाँ से सारा पास कर जाए। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैंटिलीवर इफेक्ट आ जाता है, तो लोड इधर उधर हो सकता है, तो जिसकी वजह से एक डायरेक्ट लोड भी आएगा और आपका बेंडिंग मोमेंट P इंटू ई का आ जाएगा। ये एसेंट्रिसिटी होगा, P वो लोड है जो कॉलम पे आएगा। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2.5% आप P तो लोगे ही लोगे, उसके अलावा जो एडिशनल शियर फोर्स आएगा, जिसको मैं HA बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रांसवर्स तो है, देखो ना ये कॉलम ऐसे है, इसके ट्रांसवर्स काम कर रहा है, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स। और जो कॉलम पे ट्रांसवर्स होता है तो दिस इज कॉल्ड m बाई एल, और ये भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आपको ध्यान देना है कि इसकी डिजाइनिंग करोगे जब आपका एसेंट्रिक हो, बाकी प्रैक्टिकली एसेंट्रिक आपका नहीं रखा जाता, कोशिश ये की जाती है कि आपका ऐसा ना हो। तो इससे क्या होगा, लोड इन द प्लेन ऑफ बैटन, इससे क्या है कि सब्जेक्टेड टू, देखो यहाँ पे फिर से मैं समझाता हूँ, एज फार एज पॉसिबल बैटन कॉलम शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड इन द प्लेन ऑफ बैटन। यहाँ पे क्या लिखा गया, प्लेन ऑफ बैटन। अब प्लेन ऑफ बैटन का मतलब इसका प्लेन ये वाला प्लेन हो जाता है, तो इसके प्लेन में कोई भी बेंडिंग मोमेंट नहीं आना चाहिए। इसके आउट ऑफ प्लेन हो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके प्लेन में ना हो। इसके प्लेन का मतलब है ये, दिस का प्लेन का मतलब ये, इसके इस परपेंडिकुलर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर उधर से ऐसे कोई लोड लगाया जा रहा है इसकी वजह से आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो ध्यान दीजिए, इन प्लेन ऑफ ना हो, बिकॉज ऑफ एडिशनल ट्रांसवर्स शियर फोर्स इज डेवलप्ड इन द बैटन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। देखो एडिशनल डेवलप हो गया कि नहीं दोगे, दिस इज कॉल्ड एडिशनल। मैं सारी चीज़ों को लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो एडिशनल इसको बोलते हैं शियर फोर्स ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, दिस इज ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। तो वही लाइन मैंने लिखा, डिजाइन, सो वी हैव टू डिजाइन द बैटन फॉर दिस एडिशनल फोर्स आल्सो। तो इसको भी डिजाइन करने के लिए आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। चलो यही भी निकाल के फिर यहाँ पे पुट कर देना। चलो उसके बाद में IS कोड ने बताया, ये कोड आपको लेशिंग में भी बताया था और यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। IS 800/2007 के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई दैट कि IYY, यहाँ पे क्या है कि जो IYY है दिस इज स्लाइटली ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, IXX। ये आपको स्लाइटली ग्रेटर रखना है, शुड बी स्लाइटली मोर देन IXX, सो दैट कि बकलिंग अवॉइडेड अबाउट द YI एक्सेस। अब देखो कैसे दिखाई पड़ेगा आपको, दिस इज कॉल्ड X एक्सेस, दिस इज कॉल्ड Y एक्सेस। अब इसकी जो बकलिंग है ना फ्रेंड्स, वो इस एक्सेस के अबाउट नहीं होनी चाहिए। मतलब जो कॉलम आपको जो ऊपर से दिखाई पड़ेगा, ऐसे कुछ देखो ऐसे ही है, कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा, टॉप से देखोगे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। मान लो कि एक ये एंगल आपका चैनल सेक्शन है और एक ये है,
तो आपकी एक्सिस तो डिफाइन हो गई। कैसे? ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो इसके अबाउट बकलिंग नहीं होनी चाहिए। किसके अबाउट? दिस एक्सिस के अबाउट। ऐसे ऐसे बकलिंग हो सकती है, चलो ठीक है, लेकिन ऐसे इधर उधर कॉलम गया, जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ऐसे समझिएगा कि अगर मैं यहाँ पे इसका इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन मतलब आई वाई के अबाउट आपकी बकलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आई वाई के अकॉर्डिंग बकलिंग आपकी हुई तो इसमें क्या होगा कि मेंबर ये वाले भी टूटना शुरू हो जाएंगे, इनको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश ये रहती है कि इसकी जो बकलिंग है वो आपकी अकर ना हो किस एक्सिस के अबाउट, आई वाई वाई, इसीलिए स्लाइटली क्या रखा जाता है, मोर। तो ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, बकलिंग हमेशा किस एक्सिस के अबाउट होती है, जिस एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, जिस एक्सिस के अबाउट आपकी रेडियस ऑफ जाइरेशन कम होगी, उस एक्सिस के अबाउट आपकी क्या होती है, बकलिंग होती है। तो ये सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। आप बैटन लेके भी समझ सकते हो, कुछ ऐसे 2 बैटन ले लो और उससे भी समझ आ देते हैं आपको। अगर दिक्कत हो रही है थोड़ा बहुत, मैं इनको पेजेस को यहाँ पे समझा सकता हूँ, ठीक है। सामने से देखोगे तो बैटन कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे बैटन आप खुद लगा सकते हो, ये इस तरीके से बैटन है। तो इसका मतलब ये हुआ बैटन ऐसे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैटन ऐसे ना आए। अगर ऐसे आ गए तो बीच वाले मेंबर को दिक्कत नहीं हो जाएगी, ये सब कंप्रेस हो जाएंगे, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट इसकी बकलिंग नहीं होनी चाहिए, और वाई वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग यही वाई एक्सिस के अबाउट होती है। ये है बकलिंग एक्स एक्सिस के अबाउट, समझिएगा अच्छे से, मैं डायग्राम से क्लियर किया हूँ, लेकिन यहाँ से भी क्लियर कर देता हूँ। देखो क्या हो रहा है, मैंने पहले भी बताया था। देखो ये क्या है, ये आपके बैटन है, क्या है, बैटन नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये बैटन आप सामने से देख रहे हो, ठीक। ये आप ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे सामने से इसको मान लो, इसको ऐसे मान लो, ये आपको बैटन दिखाई पड़ रहा है। अब बैटन में अगर आप देखोगे तो बैटन में क्या बोला है कि इसकी बकलिंग वाई वाई के अबाउट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये बैटन ऐसे नहीं आना चाहिए, आपस में पड़ोस में नहीं आना चाहिए, इधर उधर जा सकते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है, लेकिन पड़ोस नहीं आना चाहिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं इन प्लेन, ठीक है। तो अपने ही प्लेन में इसकी वाई वाई एक्सिस के अबाउट बकलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता रहा था। तो आज का क्लास जो है बैटन का ख़त्म किया मैंने, जितना हो सकता था मैंने सारी चीज़ें लगभग डील की, जितना डिटेल में हो सकता था सब कुछ आपको बता दिया। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे, या न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, और आपको हो सकता है कि अभी जो आपका है बेस प्लेट की डिजाइनिंग पढ़ना है और स्प्लाइस पढ़ना है, क्योंकि स्प्लाइस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें चीज़ें डिटेल में जाना जरूरी है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।